रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो का टाइटल था इंट्रोडक्शन टू आरई एंड आरईसी लैंग्वेजेस, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होती है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या होती है, डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या है, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या है, सेमी डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या है, एंड सो ऑन। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये रफ बात है ऐसे बोलना कि टाइप 0 लैंग्वेजेस के दो टाइप हैं, आरई और आरईसी, ऐसे नहीं बोलना होता। एक्चुअली टाइप 0 लैंग्वेज का बेसिक मीनिंग है आरई, दैट इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का मीनिंग बेसिक, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हमारे पास टाइप 0 ग्रामर है, और टाइप 0 ग्रामर अगर आपने लिख दी तो इसका मतलब लैंग्वेज हमारी रिकर्सिव इन्यूमरेबल है। दोनों तरफ से ये चीज चलती थी। मतलब सिंपल बात बोलूं तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टाइप 0 ग्रामर है अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की, ठीक है। बट रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं बनाई गई। मतलब चॉम्स्की हायरार्की में हमारे पास कोई पर्टिकुलर ग्रामर नहीं है आरईसी के लिए। इस पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैं बार बार चीजों में घुसना नहीं चाह रहा हूं। आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल चुका है, प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर चेक कर लो। इस वीडियो में हम लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टीज देखनी है आरई और आरईसी लैंग्वेजेस के, ठीक है। मैं इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ाऊंगा, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत बार गेट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पुट हुआ है, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है ना, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज का टॉपिक चल रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टीज में हम लोग रेगुलर लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टी देख चुके थे, सीएफएल की देख चुके थे, सीएसएल की भी देख चुके थे। टाइप 0 की क्लोजर प्रॉपर्टीज रहती थी, बट टाइप 0 की क्लोजर प्रॉपर्टीज को समझाने से पहले मैंने आपको आरई और आरईसी लैंग्वेज अच्छे से समझाई है। अब मैं इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। तो जो भी आरई लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टी होंगी वही हमारी टाइप 0 लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टी होंगी, क्योंकि टाइप 0 लैंग्वेज इज नथिंग बट आरई लैंग्वेज, ठीक है। बट बीच में हमने आरईसी का सेट भी घुसा दिया ताकि थोड़ा सा मैं क्लियर कर सकूं चीजों को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्लोजर प्रॉपर्टीज। ओके, तो मेरे को जरा रिवाइज कराओ कौन कौन सी हमें क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली कौन सी होती थी भाई? रिवर्सल, ठीक है जी। उसके बाद फिर कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन के बाद यूनियन, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट, एंड देन सेट डिफरेंस, एंड देन यूनियन विद रेगुलर, यूनियन विद रेगुलर, एंड देन इंटरसेक्शन विद रेगुलर, ठीक है। इंटरसेक्शन विद रेगुलर। तो टोटल ये 8 प्रॉपर्टीज हमें फटाफट से देखनी है। हमें बताना है किसमें आरई किसमें क्लोज है, आरईसी किसमें क्लोज है, एंड सो ऑन, ठीक है। फटाफट से चेक करते हैं। सबसे पहले है भाई रिवर्सल। रिवर्सल प्रॉपर्टी का ना मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल प्रूफ देना है, तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के बाद बताऊंगा, मैं अभी नहीं बता रहा। अभी 2 मिनट के लिए इसको होल्ड पे डालो, ठीक है। मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन देखो हम बहुत सिंपली प्रूव करेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था भाई, लैंग्वेज आरई कब होती है भाई? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती हो, है ना। और लैंग्वेज आरईसी कब होती है भाई? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है। हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का मतलब क्या था? जो हमेशा हॉल्ट करके हाँ या ना में आंसर करती है। ट्यूरिंग मशीन मे और मे नॉट हॉल्ट, है ना। हॉल्ट करेगी तो मतलब हाँ आंसर करके भाग जाएगी, मतलब हाँ में तो हमेशा हॉल्ट करती है ट्यूरिंग मशीन, लेकिन ना के केस में कई बार तो हॉल्ट करती है और कई बार नहीं भी करती है ना। सब मैंने आपको समझा था, हाँ का मतलब क्या है, ना का मतलब क्या है, एंड सो ऑन। मैं बार बार से रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो लगभग 1 घंटे से ऊपर का है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ क्लियर किया हुआ, तो प्लीज मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। और ना ही प्लीज मेरे से एक्सपेक्ट करना कि मैं चीजें रिपीट करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। तो आरई के लिए ट्यूरिंग मशीन, आरईसी के लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, देखो कनकैटिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या है आपको याद आ रहा होगा। देखो अगर हमारे पास से L1 लैंग्वेज है, L1 के अंदर क्या है, W1 टाइप से स्ट्रिंग है, सब्जेक्ट W1 बिलोंग टू L1। L2 लैंग्वेज है, उसके अंदर W2 टाइप से स्ट्रिंग है, तो W2 बिलोंग टू L2। तो L that will be equal to L1 dot L2 या L1 concat L2, it will be equal to what? W1 concatenated with W2 such that W1 belong to L1 and W2 belong to L2। ये प्रॉपर फॉर्मल स्टाइल से मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कंकैटिनेशन की, आपको पता होगी बट स्टिल मैंने फटाफट से बता देता हूँ। बेसिक मीनिंग याद आ रहा है ना। L1 में जो भी पहला स्ट्रिंग पकड़ोगे, L2 में जितने भी स्ट्रिंग्स है हर एक के साथ कंकैट कर दोगे। फिर L1 के अंदर दूसरा स्ट्रिंग पकड़ोगे, उसको हर एक स्ट्रिंग के साथ, जितने भी L2 में स्ट्रिंग्स है हर एक स्ट्रिंग के साथ कंकैट कर दोगे, एंड सो ऑन। ये चीज आपको अच्छे से याद आ रही होगी, मैंने बहुत बार पहले एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारी कंकैटिनेशन। अब मेरे को बताना है, जैसे देखो L1 हमारी आरई है, L2 हमारी आरई है, तो हमें किसी तरीके से बताना है क्या L आरई होगा या नहीं होगा। हमें इस चीज की हमें गारंटी करनी है, हमें बताना है कि L आरई होगा या नहीं होगा। हम देखते हैं अभी, ठीक है। ओके देखो बहुत सिंपल है। L1 क्योंकि आरई है तो उसके लिए ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ट्यूरिंग मशीन 1 है वो, L1 के लिए। तो वो चुपचाप से क्या करेगी भाई,
हाँ तो हाँ मतलब यस, अगर W कोई स्ट्रिंग होगा जो कि L1 को बिलोंग कर रहा होगा तो ये होल्ड भी करेगी ट्यूरिंग मशीन 1 और यस आंसर करेगी। लेकिन ना के केस में ये अटक जाएगी, है ना, मतलब कई बार अटक जाएगी और कई बार ना बोल के भाग भी जाएगी। तो दो ऑप्शन है हमारे पास ना के केस में, है ना, डायलेमा है हमारे पास। बट यस के केस में कोई डायलेमा नहीं है। यस क्या कहता है, हाँ जी होना ही होना है, हॉल्ट करेगी और यस बोलेगी। ऑब्वियस बात है, अगर हॉल्ट नहीं करेगी तो यस कैसे करेगी, कॉमन सेंस की बात है भाई। यस करने का मतलब क्या है, मशीन हॉल्ट करी है और हाँ बोला है उसने, तो ठीक है भाई। यस के केस में तो हमेशा हॉल्ट करेगी और यस करेगी। लेकिन नो के केस में शायद कई बार अटक भी जाती है, मतलब हॉल्ट नहीं करती, और कई बार हॉल्ट करके ना बोल भी जाती है। ठीक है, सिंपल बात है एकदम। अगर स्ट्रिंग, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर स्ट्रिंग मेरा लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा होगा उस केस में तो ट्यूरिंग मशीन हमारी हॉल्ट करके यस बोलेगी। लेकिन अगर स्ट्रिंग मेरा लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा होगा उस केस में शायद किसी स्ट्रिंग के लिए तो ये हॉल्ट करके ना भी बोल देगी, लेकिन किसी स्ट्रिंग के लिए ये हॉल्ट ना भी करे, ऐसा भी पॉसिबल है। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, बट फिर भी ना करते मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है जी। तो ट्यूरिंग मशीन 1 है जी L1 के लिए। ऐसे ट्यूरिंग मशीन 2 होगी जी L2 के लिए, वो भी यही करेगी। यस हाँ होगा तो हॉल्ट करके बताएगी, ना के केस में अटक जाएगी। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक स्ट्रिंग W लेता हूं। ठीक है, मुझे पता लगाना है ये L के लिए अब चाहिए ना मेरे को, तो L के लिए मैं एक बड़ी ट्यूरिंग मशीन मानता हूं, से ट्यूरिंग मशीन 3। ठीक है जी, ट्यूरिंग मशीन 3। तो ट्यूरिंग मशीन 3 क्या कर रही है ना, ट्यूरिंग मशीन 3 ऐसे समझ लो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैंने आपको बताया ना, हर एक प्रोग्राम एक ट्यूरिंग मशीन से लिंक होता है, मतलब प्रोग्राम को चलाने के लिए आप एक ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो। ठीक है, कोई बात है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर किया था, बट मेरे मन में एक दो बातें और है, मैं आपके साथ क्लियर कर लेता हूं। कंप्यूटर को हम रफली बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ ट्यूरिंग मशीन, है ना। तो कंप्यूटर एक ट्यूरिंग मशीन है, तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन को मिला करके बना हुआ है। मतलब हर एक, देखो जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो वो कंप्यूटर पे चलाते हो ना, इसका मतलब मैं सिंपली ऐसे कहना चाहता हूं, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो वो किसी न किसी ट्यूरिंग मशीन पे रन होता है। फिर कोई और प्रोग्राम लिखा तो उसके लिए कोई और ट्यूरिंग मशीन होगी, फिर कोई और प्रोग्राम लिखा तो उसके लिए कोई और ट्यूरिंग मशीन होगी, एंड सो ऑन। सिंपल बात, जितने हमारे पास दुनिया में प्रोग्राम हो सकते हैं ना, उतने हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा वही बात है, डिटेल आगे बाद में करेंगे, प्रोग्राम होल्ड करना चाहिए एंड सो, वो सारी बातें आराम से बाद में। रफली मैं बस इतना कह पा रहा हूं, जो भी आप प्रोग्राम कंप्यूटर पर रन करते हो तो डायरेक्टली वो ट्यूरिंग मशीन पे भी रन होता है। जितने प्रोग्राम रफली आप बोल सकते हो उतने हमारे पास ट्यूरिंग मशीन। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं क्या कहता हूं, हमारे पास एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन भी होती है जो कि किसी भी ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहते हैं, और वही हमारा कंप्यूटर होता है। बस मेरे को एक बात ये बोलनी थी, उसके लिए मैंने दो चार बातें आपके साथ करी है। डिटेल मैं आपको आगे समझाऊंगा, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होती है एंड सो ऑन। मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूं, बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसने बताया था कि लिंकिंग ऑफ द डॉट्स हमेशा बैकवर्ड होता है। तो आज मैं आपको ये सब थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ना, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन और नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन, है ना। मतलब नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करती भी और नहीं भी करती, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन हमेशा हॉल्ट करती है, एंड सो ऑन। बेसिक बातें भी क्लियर कर रहा हूं ना। जब मैं डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी का टॉपिक क्लियर करूंगा ना, तो आपको सारी बातें रिवाइज हो जाएंगी और बहुत ब्यूटीफुल वे से मैं एक एक बात को आपके सामने रखूंगा ना, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अभी मत सोचना आपको चीजें समझ नहीं आ रही, हेजी लग रहा है, लगने तो हेजी, मारो गोली, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ जो बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा भी समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। जब मैं डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी के टॉपिक पे आऊंगा ना, मैं गारंटी लेता हूँ एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा पढ़ने का। कारण ये होगा कि आपको डॉट्स पीछे पीछे आप लिंकिंग करोगे, जो जो बातें आपको अभी हेजी लगी हैं वो सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मैं सिंपल बता दूं तो मैं आपके सामने कार्ड्स इस तरीके से लिखूंगा और इतने ब्यूटीफुल वे से एक एक कार्ड रखूंगा आपके आगे कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने का। लेकिन अभी जैसा पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंसली काम करने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज कंप्यूटर एंड सो, आगे बात आराम से करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो मेन बात क्या है भाई, तो सिंपल बात मैं इतनी कहता हूँ, फंक्शन प्रोग्राम के अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं ना, एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया, एंड सो ऐसे हम लोग चलते हैं ना। तो बिल्कुल वही काम यहाँ होता है। तो क्योंकि हर एक प्रोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग एक ट्यूरिंग मशीन है, तो मैं कह सकता हूँ कि, और प्रोग्राम क्या करता है भाई, एक प्रोग्राम कोई दूसरे सब प्रोग्राम को कॉल करेगा, फिर कोई और सब प्रोग्राम को कॉल करेगा, एंड सो। तो ऐसी ट्यूरिंग मशीन भी एक ट्यूरिंग मशीन को कॉल कर सकते हैं, फिर कोई दूसरी ट्यूरिंग मशीन को कॉल कर सकते हैं, एंड सो। जस्ट लाइक फंक्शन, एक बड़ी ट्यूरिंग मशीन छोटी छोटी ट्यूरिंग मशीन को कॉल कर सकते हैं। वो बड़ी छोटी मैंने ऐसे ही बोल दिया रफली समझाने के, जैसे बड़ा प्रोग्राम है वो छोटे छोटे प्रोग्राम को कॉल कर रहा है, एंड सो, जैसे फंक्शन बनाते हैं, एंड सो। तो वैसे ही है, सिंपल बात, एक ट्यूरिंग मशीन किसी दूसरी ट्यूरिंग मशीन को कॉल कर सकती है। अब ये मत वही बात है दिमाग में आपके गलती में बैठ जाएगी कि बड़ी ट्यूरिंग मशीन छोटी को कॉल करेगी, छोटी बड़ी को कॉल नहीं कर सकती। छोटी बड़ी कुछ नहीं, बकवास है, ऐसे मैंने बोल दिया और कुछ नहीं, ज्यादा मत घुसना। सोच रहे छोटी भी बड़ी को कॉल कर सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है। मेन बात क्या है भाई, एक ट्यूरिंग मशीन किसी दूसरी ट्यूरिंग मशीन को कॉल कर सकती है, बस इतना याद रखना। तो ऐसे ही, तो ट्यूरिंग मशीन 3 जैसे ये एक मेन फंक्शन समझ लो, इसने दो छोटे छोटे फंक्शंस को कॉल किया। फिर वही बात मेरे मन में पता नहीं क्यों आता है छोटे बड़े, आप जो मन कर रहा है वैसे सोचो, ठीक है। आज तो ये मेन फंक्शन था, इसने दो फंक्शंस को कॉल किया है,
ठीक है जी, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अब देखो सिंपल बात ये है कि देखो मेन फंक्शन ने इन दोनों फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन 1 हाँ या ना करेगी, ट्यूरिंग मशीन 2 भी हाँ या ना करेगी, लेकिन ट्यूरिंग मशीन 1 और 2 को क्या चाहिए भाई? स्ट्रिंग चाहिए। और स्ट्रिंग कैसे चाहिए भाई? ट्यूरिंग मशीन 1 को L1 का स्ट्रिंग चाहिए, ट्यूरिंग मशीन 2 को L2 का स्ट्रिंग चाहिए। लेकिन आपने तो स्ट्रिंग W दिया है ट्यूरिंग मशीन 3 को। आराम आराम से समझो, देखो ट्यूरिंग मशीन 3 को आपने W दिया है, तो अब लेकिन ट्यूरिंग मशीन 1 और 2 थोड़ी W को पकड़ेंगी, वो तो पकड़ेंगे W1 या W2 को, है ना। तो इसको तो क्या चाहिए भाई? W1, और इसको क्या चाहिए भाई? W2। तब ये ट्यूरिंग मशीन 1 और 2 चलेंगी और अपना हाँ या ना में आंसर करेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो अब देखो, अब मैं फिर ये यहीं पे थोड़ा सा मैं अटक रहा हूं, मैं कैसे समझा, मैं कैसे आपको बताऊं कि W और W1 W2 कैसे टूटेगा। जैसे सपोज करो ये देखो 0 1 0 1 0 1 1, रफली मैं कुछ ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो 1 0 1 हमारा W1 है और 0 1 1 हमारे पास W2 है। तो आपने तो स्ट्रिंग ये 1 0 1 0 1 1 दे दिया ना, तो कैसे आप बाइफरकेट कैसे करोगे कि इतना पार्ट W1 है, इतना पार्ट W2, ऐसे कैसे करोगे? तो कोई वे आउट तो है नहीं। तो फिर क्या हम इसमें इलाज निकालते हैं, हम ना इसके हर एक तरीके से जितने टुकड़े बन सकते हैं उतने टुकड़े बनाएंगे। मतलब इन द सेंस हम पहले ये देखो, जैसे चाकू चलाएंगे 1 0 1 0 1 1 है ना, पहले मैंने यहां चाकू चला दिया, मतलब इन द सेंस W1 हो जाएगा हमारा नल, ठीक है जी, और W2 हो जाएगा हमारा ये पूरा का पूरा W। फिर मैं यहां चाकू चला दूंगा, फिर मैं बोल दूंगा कि W1 हमारा 1 हो गया, W2 हमारा ये वाला पार्ट हो गया। फिर मैं यहां चाकू चला दूंगा तो W1 हो जाएगा 1 0 और W2 हो जाएगा 1 0 1 1। फिर मैं यहां चाकू चला दूंगा एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो? तो जितने भी टुकड़े हो सकते हैं सारे टुकड़े करूंगा, और एक एक पहला टुकड़ा यहां दूंगा, मतलब देखो नल मैं इस पे चला दूंगा और पूरा पूरा W इस पे चला दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही मल्टीपल कॉपीज आप मान लो, इसकी बहुत सारी कॉपीज हैं। तो पहली कॉपी पे यहाँ पे नल रन कराया और इस पे पूरा W रन करा दिया। दूसरी सेकंड कॉपी जो ऐसी मशीन की हमने बना रखी थी, कोड है, कोड को कॉपी पेस्ट कर लो, क्या दिक्कत होगी। तो आपने एक और बना लिया, उसमें आपने क्या किया, W1 को माना है 1 और W2 को माना है 0 1 0 1 1, मतलब यहाँ पे जो आपने चाकू चला रखा था ये चीज। फिर तीसरी कॉपी पे आपने क्या किया, 1 0 मान लिया W1 और 1 0 1 1 मान लिया W2। चौथी कॉपी पे आपने क्या कर लिया, 1 0 1 मान लिया W1 और 0 1 1 मान लिया W2 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके आपको चलाना है। तो मेन बात क्या है भाई, जो एक्चुअल मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो मैंने कॉपी बनाई है इसमें एक्चुअल बाइफरकेशन हो चुकी है, मतलब W1 और W2 एक्चुअल मिल चुका है, मतलब 1 0 1 और 0 1 1 हमें मिल चुका है। यहाँ पे मैंने 1 0 1 चला रखा है, यहाँ पे 0 1 1 चला रखा है। ऐसे बहुत सारी कॉपीज होंगी, हर एक कॉपी पे अपना अपना चल रहा होगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये कॉपी मेरी एक्चुअल है जो कि W1 और W2 चला रखे हैं। बात समझ आ रही है? मल्टीपल कॉपीज है, उसमें से मैंने एक कॉपी पकड़ ली जो एक्चुअल काम कर रही थी, ठीक है जी। अब ऐसे सोचो, ट्यूरिंग मशीन 1 ने W1 एक्सेप्ट कर लिया, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ट्यूरिंग मशीन 1 क्या बोलेगी भाई? यस। W2 ट्यूरिंग मशीन 2 ने एक्सेप्ट कर लिया तो ट्यूरिंग मशीन 2 क्या बोलेगी भाई? यस। अब सिंपल सी बात, दोनों ने यस बोल दिया तो ट्यूरिंग मशीन 3 क्या बोल देगी? यस। बात समझ आई कि नहीं आई? इसने भी हाँ बोल दिया, इसने भी हाँ बोल दिया, तो ट्यूरिंग मशीन 3 क्या बोल देगी? हाँ। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी अटक गई, यार अगर दोनों अटक गई, ध्यान से सुनना, ट्यूरिंग मशीन 1 और ट्यूरिंग मशीन 2 दोनों की दोनों अगर अटक गई तो ट्यूरिंग मशीन 3 भी हमारी अटक जाएगी, है ना, वो भी हैंग हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर ट्यूरिंग मशीन 1 या ट्यूरिंग मशीन 2 दोनों में से किसी एक ने भी ना बोल दिया तो पक्की बात है ट्यूरिंग मशीन 3 हमारी ना बोल देगी। समझ पा रहे हो ना? देखो हाँ का तो एक ही वे है, मतलब हॉल्ट करना है और हाँ बोलना है। ना के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हॉल्ट ही ना करे या फिर वो हॉल्ट करके ना बोल दे। समझ पा रहे हो ना? मैंने आपको पहले काफी बार बता रखा, तो प्लीज बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यस का एक ही तरीका है, हॉल्ट करो और यस करो। ना करने के दो तरीके हैं, या तो ना चुपचाप से बोलो या फिर हैंग हो जाओ, ठीक है। दो तरीके हमारे पास। तो वही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ट्यूरिंग मशीन 1 और ट्यूरिंग मशीन 2 अगर दोनों की दोनों हैंग हो गई है, मतलब ये ना नहीं बोल पा रही, तो ऑब्वियसली ये भी हमारी हैंग स्टेट में चली जाएगी ट्यूरिंग मशीन 3। क्यों? क्योंकि वेट करती रहेगी भाई, दोनों में से कोई ना कोई आंसर करे तभी तो ये आंसर करेगी, ऐसे कैसे आंसर करेगी? रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे मैं आपको पहले भी समझाता हूं। जैसे सपोज कर लो ये जो हमारा W है, ये कोई एम्प्लॉय है, ये जॉब लेने के लिए आया है, तो इसने ये ट्यूरिंग मशीन 3 के पास आया। ट्यूरिंग मशीन 3 हमारा कोई एम्प्लॉय है कंपनी का, और ये दोनों बैठे हैं जी डायरेक्टर, जिन्होंने डिसाइड करना है कि इस एम्प्लॉय को हायर करना है कि नहीं करना। तो ये एम्प्लॉय आया, इसने ट्यूरिंग मशीन 3 से बात करी, डायरेक्टर से थोड़ी बात करेगा सीधा, ये आएगा तो सीधा इस एम्प्लॉय से बात करेगा। एम्प्लॉय कहेगा अच्छा मैं आपका इंटरव्यू लेता हूं और जो भी मेरे रिजल्ट होगा मैं रिजल्ट इन दोनों को मैं बताऊंगा। तो इन दोनों को बताया डायरेक्टर्स को। तो अब अगर दोनों डायरेक्टर में से दोनों ने हाँ बोल दी तो ठीक है जी, ट्यूरिंग मशीन 3 कॉल करेगी इसको, बोलेगी कि हाँ जी यू आर सिलेक्टेड, यस इज द आंसर। दोनों ने हाँ बोलना है, दोनों डायरेक्टर हैं, दोनों की पूरी चलेगी भाई।
ऐसे थोड़ी है कि एक की चलेगा एक की ना चले, दोनों की पूरी चलेगी। तो दोनों ने यस बोला तो ये यस बोलेगा। अच्छा, अगर इसने यस बोल दिया और ये अभी अटका हुआ है तो ये भी अटकी रहेगी। समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? इसने तो यस बोल दिया, ठीक है, मैं आपकी मान गया, लेकिन ये अभी अटक गया है, तो ये अटका हुआ है तो ये भी अटकी रहेगी, क्योंकि पता नहीं ये, क्योंकि ये सोच में डूबा हुआ है, इसको लू के ना लू, इसको लू के ना लू, तो फिर जब तक दोनों हाँ नहीं बोलेंगे तो ये कैसे उसको फोन करके कहेगी? नहीं कर सकती। समझ पा रहे हो? देखो, दोनों ने हाँ बोल दी तो इसने हाँ बोल दी, इसने हाँ बोली लेकिन ये अटक गई तो ये भी ट्यूरिंग मशीन अटकी रहेगी। सिमिलरली इसने हाँ बोल दी लेकिन ये अटक गई तो ये भी अटकी रहेगी, है ना। और अगर दोनों की दोनों हमारी अटकी हुई हैं तो ये भी अटकी रहेगी। अच्छा, दोनों में से किसी एक ने ना बोल दिया तो ये चुपचाप से ना बोल के भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि एक भी डायरेक्टर ने ना कर दी, दोनों की चलनी है, एक ने ना बोल दी तो हमारा काम खत्म है। और ये सब मैं कैसे निकाल रहा हूं? मैं यहां से निकाल रहा हूं। देखो, एंड वाली बात है, अगर दोनों में से एक भी ना हो गया, मतलब ट्यूरिंग मशीन 1 ने रिजेक्ट कर दिया स्ट्रिंग या ट्यूरिंग मशीन 2 ने रिजेक्ट कर दिया स्ट्रिंग, तो पक्की बात है। समझ पा रहे हो? देखो, ट्यूरिंग मशीन 1 के पास W1 गया है, ट्यूरिंग मशीन 2 के पास W2 गया है। अगर W1 और W2 में से कोई भी एक नहीं हुआ, एंड वाली बात है ना, तो हमारा फॉल्स आने का है। तो सीधी सी बात है भाई, दोनों में से किसी एक, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, दोनों में से एक ने भी ना कर दिया तो ट्यूरिंग मशीन 3 ना करेगी। कॉमन सेंस की बात है, एक भी डायरेक्टर ने ना करा तो ना है हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, दोनों डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया तो हाँ है आंसर। अच्छा, एक ने हाँ करा लेकिन एक अटक गया तो ये भी अटकी रहेगी। दोनों की दोनों अटक गई तो ऑब्वियस सी बात है ये अटकी रहेगी, है ना। दोनों डायरेक्टर सोच में डूबे हुए हैं, पता नहीं ले ना ले, पता नहीं ना ले, सोच में डूबे हो रहे हैं, है ना, पता नहीं क्या करें क्या ना करें, तो फिर ये अपने हिसाब से आंसर थोड़ी कर देगा, इसके वेट में बैठेगा ना भाई। तो बिल्कुल वही बात है। और ऐसे भी समझ सकते हो, टेक्निकली समझना है तो ये हमारा मेन फंक्शन है, ये दो आपने फंक्शन कॉल करी है। अब जब तक दोनों से कंट्रोल वापस रिटर्न होके मेन फंक्शन पे नहीं आएगा तो मेन फंक्शन से आप आउटपुट कैसे रिसीव करोगे भाई? आई थिंक आप समझ पा रहे हो। बिल्कुल वही बात है, कॉमन सेंस की आपको समझा चुका है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो घुमा फिरा करके क्या कह पा रहा हूं भाई, हमारे पास स्ट्रिंग W था, हमने ट्यूरिंग मशीन 3 तैयार कर दी जो कि हाँ में हाँ कर रही है, मतलब W अगर बिलोंग कर रहा है लैंग्वेज को तो ये हाँ बोल रही है, लेकिन अगर W बिलोंग नहीं कर रहा तो ना किसी किसी स्ट्रिंग के लिए ना बोल देती है और किसी की स्ट्रिंग में अटक जाती है। तो सिंपल बात क्या कहेंगे भाई, हमारी लैंग्वेज RE है, यही हमारी डेफिनेशन थी, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने सिंपली क्या प्रूव कर दिया कि L इज आवर RE लैंग्वेज, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो RE सिंपली क्लोज हो जाएगी भाई कंकैटिनेशन ऑपरेशन में। अच्छा, अब मेरे को खैर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अब REC में देखो हम बड़ी जल्दी जल्दी काम करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज फॉर RE एंड दिस इज फॉर REC, ठीक है, दो कॉलम्स में बना देता हूँ। चलो अभी अच्छा पहले चेक कर लो, ठीक है, फिर बनाता हूँ। हाँ जी, REC, ठीक है जी। हम मान लेते हैं कि L1 REC है, L2 भी REC है, तो L1 डॉट L तो हमें पता लगाना है क्या ये REC होगा क्या नहीं होगा। देखो, क्योंकि L1 REC है तो ट्यूरिंग मशीन 1 कैसी होगी भी? हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगी। हॉल्टिंग मतलब हाँ और ना दोनों आंसर आएंगे, तो ठीक है जी, लो जी, हाँ और ना दोनों आंसर आ रहे हैं ट्यूरिंग मशीन 1 से, है ना। और वही चीज प्लीज मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अब W था तो उसके हम ऐसे ऐसे चाकू चलाएंगे अलग अलग जगह पे और अपना अलग अलग बनाने की कोशिश करेंगे, W1 W2 एंड सो ऑन, मल्टीपल कॉपीज होंगी तो कोई ना कोई कॉपी से तो हमारे पास आंसर आएगा। बिल्कुल वही चीज जो मैंने RE में बोला था, बिल्कुल वही चीज मैं कह रहा हूं। तो हमने एक प्रॉपर अपने जो कॉपी इमेजिन करी, ये एक वन ऑफ द कॉपी है ना, बहुत सारी कॉपीज बनी होंगी, वन ऑफ द कॉपी मैंने पकड़ी जो कि W1 और W2 अलग अलग हम प्रॉपरली कर पाए। समझ पा रहे हो ना? W को W1 और W2 में तोड़ने के लिए बहुत तरीके हैं। पहले आप नल ले लो, फिर 1 ले लो, फिर 1 0 ले लो, फिर 1 0 1 ले लो एंड सो ऑन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, बिल्कुल वही चीज है। ज्यादा हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल बात इतनी समझ लो भाई, हमने किसी तरीके से W के दो टुकड़े कर लिए, W1 और W2, और हमने इनको चलाया, ठीक है, ट्यूरिंग मशीन 1 और ट्यूरिंग मशीन 2 पे चलाया है। अच्छा जी, REC के केस में क्या होगा भाई, यस और नो दोनों आंसर आएंगे, और यहाँ पे भी ट्यूरिंग मशीन 2 पे भी यस और नो के दोनों आंसर आएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगी। हाँ जी, तो अब कोई कॉमन सेंस की बात है, दोनों ने हाँ बोल दी तो ठीक है जी, यहाँ बोल देगी ट्यूरिंग मशीन 3, दोनों में से किसी एक ने भी ना बोल दी तो ये ना बोल देगी। तो लो जी, मैंने ट्यूरिंग मशीन 3 तैयार कर दी ना, जो कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है। देखो, ये हॉल्ट क्यों, ट्यूरिंग मशीन 3 क्यों हॉल्ट करेगी? क्योंकि ये दोनों हॉल्ट करती है, बस ये दोनों रुकती हैं तो पक्की बात है ये भी तो रुकेगी। मेन फंक्शन है, आपने दो फंक्शन कॉल किए हैं, दोनों फंक्शन से पक्की बात है कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो मेन भी तो पक्की बात रिटर्न करेगा। वही बात, जैसे डायरेक्टर, ये डायरेक्टर ज्यादा सोच में डूबते नहीं है, चुपचाप से आंसर कर देते हैं, लेना कि नहीं लेना, बस 2-4 मिनट में आंसर, फटाफट जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो ठीक है जी, एम्प्लॉय आया, इसने इससे पूछा कि हाँ जी भाई मेरा इंटरव्यू लो एंड सो ऑन। इंटरव्यू लेने के बाद इसने इनको अपना सबमिशन दिया कि हाँ भाई मेरे हिसाब से ये एम्प्लॉय कैसा है कैसा नहीं है। डायरेक्टर ने फटाफट से डिसीजन लिया, हाँ या ना, बस आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, यस तो यस, और दोनों में से किसी एक, दोनों का यस आया तो यस, दोनों में से किसी एक का भी नो आ गया, मतलब या तो इसका नो आया या इसका नो आया या दोनों का नो आया, हम नो करके भाग जाएंगे। आई थिंक आप समझ चुके हो कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो फिलहाल हम सिंपली क्या कहेंगे भाई, L इज आवर REC, ठीक है जी। अगर L1 L2 REC है तो जो हमारी कंकैटिनेशन होगी L विल बी आल्सो REC,
ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और जरा सा भी डाउट आ रहा है कि ये जो W था आपके मन में, इसे आज नहीं तो कल थोड़ा सा शायद डाउट आ सकता है, लेकिन मैंने कोशिश किया बहुत क्लियर करने की, बट फिर भी अगर आपके मन में डाउट आता है कि W था तो हमने उसको W1 और W2 तो ये दो टुकड़े कैसे किए हैं, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके थे, हमने हर एक तरीका लगाया होगा, और कोई एक तरीका हमने मतलब बहुत सारे तरीके लगाए होंगे तो मल्टीपल कॉपीज बनाई होंगी हमने ऐसे इसी सिस्टम की मल्टीपल कॉपीज, मतलब ट्यूरिंग मशीन 3, ट्यूरिंग मशीन 1, ट्यूरिंग मशीन 2, ऐसे हमारे पास मल्टीपल कॉपीज रहेंगे, और किसी भी एक कॉपी ने हमारे पास प्रॉपरली यस बोल दिया तो हम यस बोल देंगे। थोड़ा आ रहा है और डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की, समझ में आया क्या क्या मैंने? ये देखो जैसे मल्टीपल कॉपीज होंगी ना हमारे पास, ये देखो एक बार तो क्या करूं मैं W में ये नल ले लूंगा, यहाँ पे पूरा का पूरा W ऐसे ले लूंगा, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया होगा भाई, ये 1 ले लिया होगा, और 0 1 0 1 1 ये यहाँ ले लिया होगा, फिर इधर 1 0 ले लिया होगा, और इधर 1 0 1 1 ले लिया होगा, एंड सो ऑन। तो बहुत सारी कॉपीज होंगी, और हर एक कॉपी पे मैंने एक एक तरीके से, जो जैसे चाकू चलाए थे एक एक तरीके से मैंने चलाया होगा, और अगर किसी भी कॉपी में से किसी एक कॉपी ने भी हाँ बोल दिया तो हम हाँ मान लेंगे, ठीक है, हम यस मान लेंगे कि हम बोल देंगे कि W बिलोंग कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है ना। और यही चीज हम RE में भी बोल के जा सकते थे, किसी भी एक कॉपी ने हाँ बोल दी तो ठीक है, सारी की सारी अटकी पड़ी है तो अटकी रहने दो, ठीक है। तो मेन बात क्या है भाई, हाँ तो हाँ आ रहा है ना, में हम शायद अटक भी रहे हैं और शायद आंसर भी आ रहा है RE के केस में, बट REC के केस में हाँ तो हाँ ना तो ना दोनों आंसर आ रहे हैं, तो ठीक है जी, हमारी लैंग्वेज REC रहेगी। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से पूरा खोल के अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दिया, अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था, ये बहुत वैलिड डाउट और बड़ा बेसिक सा डाउट है, काफी बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर हमने जो W लिया, कि ये जो W था आपने इसके टुकड़े कैसे कर दिए, W1 W2, आपको कैसे पता W1 क्या और W2 क्या है? तो फिर मैंने अब आपको समझाया है कि हम अलग अलग वे से इसके टुकड़े करेंगे, एंड सो ऑन चलाएंगे, ठीक है। और थोड़ा और टेक्निकली बोलूं मैं आगे चलकर समझाऊंगा, नॉन डिटर्मिनिज्म इसी को कहा जाता है। हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक वे से एक लाइन में एक वर्ड बोल के, लाइन भी छोड़ो एक वर्ड में बोल के भाग सकता था कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक वे से मैंने W को W1 और W2 में तोड़ा है। ये एक वर्ड बड़ा ब्यूटीफुल है, इस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग यही है, मल्टीपल कॉपीज बना के आपने चलाया, एंड सो ऑन, ठीक है। डिटेल आगे हम ट्यूरिंग मशीन में करेंगे, अभी ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे। एक वर्ड याद रखना भाई, नॉन डिटर्मिनिज्म की हेल्प से हमने W को W1 और W2 में तोड़ दिया। नॉन डिटर्मिनिज्म का मतलब हमने मल्टीपल कॉपीज बनाई होंगी, और कोई एक कॉपी होगी जो बिल्कुल परफेक्ट होगी, जो बताएगी कि ये W1 है और ये W2 है ना। जैसे ये देखो W1 हमारे पास 101 था, W2 हमारे पास 011 था, है ना। तो हमने मल्टीपल ऐसे चाकू चला चला करके बनाए, तो जो कॉपी हमारी एक्चुअल आएगी ना 101 और 011 की, वो कॉपी नॉन डिटर्मिनिज्म की हेल्प से हम सोच सकते हैं कि नॉन डिटर्मिनिज्म ने हमें ये कॉपी दे दी, है ना। तो हम सिंपली बोल सकते थे कि 101 और 011 हमने अलग अलग कर दिया, कोई बात। डिटेल आगे ज्यादा समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ तो आगे बात करेंगे, अभी ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, ऑलरेडी हम काफी टाइम लगा चुके हैं इस बात पे, ठीक है। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली हम 20 मिनट इस पे खर्च कर चुके हैं, ज्यादा इसमें हमें और खर्च नहीं करना चाहिए, समझ चुके होंगे आप लोग, दैट्स इट, ठीक है जी। तो REC कंकैटिनेशन में क्लोज है, REB कंकैटिनेशन में क्लोज है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट काम करेंगे। यूनियन की बात करें, देखो यूनियन बहुत सिंपल है। यूनियन का मतलब क्या होगा, पहले RE लेते हैं, L1 RE है, L2 RE है, तो L1 यूनियन L2 मुझे करना है। तो L1 यूनियन L2 का मतलब क्या होगा भाई, L1 यूनियन L2 कंसिस्ट ऑफ W such that W belong to L1 और W belong to L2, और का सिंबल ऐसे हम लगा सकते हैं, ठीक है, लॉजिक स्टाइल में हम लिख रहे हैं, और W belong to L2, ठीक है, दोनों में से किसी एक को बिलोंग करें, हमारा काम खत्म। तब कॉमन सेंस की बात समझ पा रहे होगे, है ना। ये अब अपने आप से आपके मन में आएंगी बात, अब टाइम नहीं लगेगा। देखो W था तो मैं क्या करूंगा, इसी W को उठा करके ट्यूरिंग मशीन 1 पे भी चला दूंगा और ट्यूरिंग मशीन 2 पे भी चला दूंगा। दोनों में से अगर किसी एक ने भी हाँ भर दी तो मैं हाँ बोल दूंगा, अगर दोनों ने ना बोल दिया या दोनों में से कोई अटक गया तो हम यहाँ अटके रहेंगे, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो प्लीज बहुत ध्यान से समझना, दोनों ने हाँ भरी, यूनियन वाली बात है भाई, और वाली बात दोनों ने, अच्छा चलो अच्छा बोलते हैं, देखो सॉरी फॉर दैट, शायद मुझे लग रहा है दोनों में बोल दिया, किसी एक ने भी हाँ बोल दिया, सिंपल अच्छे से बोलते हैं, यूनियन है ना और है, तो किसी एक ने भी हाँ बोल दिया तो ये हाँ बोल देगी, यस बोल देगी। दोनों में से किसी ने भी हाँ नहीं भरा, मतलब या तो दोनों की दोनों अटकी पड़ी हैं, या दोनों में से कोई एक ना करके बैठा हुआ है, तो भी ये अटकी रहेगी, क्योंकि क्या पता जो अटकी हुई है, क्या पता वो हाँ भरने की कोशिश कर रही हो आगे चल के, समझ पा रहे हो। तो सिंपल बात एकदम, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, इतनी बात याद रखो, दोनों में से किसी एक ने भी हाँ भर दी तो ये हाँ भर देगी। ट्यूरिंग मशीनरी हाँ कब भरेगी, जब दोनों में से किसी एक ने भी हाँ भर दी। और वाली बात है ना, दोनों में से किसी एक में भी हुआ तो यूनियन में तो होना ही होना, आपको पता है। अच्छा, लेकिन अगर दोनों ने ना बोला तो ये ना बोलेगा, सिंपल बात एकदम, क्योंकि हॉल्ट करा है। अच्छा, वही बात है, ना के केस में शायद अटक भी तो सकती है ना, क्योंकि आरी लैंग्वेज है तो अटक सकती है। हाँ जी, तो दोनों में से मान लो ये अटक गई, लेकिन इसने ना कर दी,
तो आप मुझे बताओ ट्यूरिंग मशीन 3 क्या करेगी? ऑब्वियसली अटकी रहेगी, वेट में बैठेगी ना, क्या पता ये हाँ ना भर दे, तो ये अटकी रहेगी। ठीक है जी, दोनों अटकी हुई हैं तो ये भी अटकी रहेगी, दोनों में से कोई एक अटकी पड़ी है तो ये अटकी पड़ी रहेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की, और दोनों ने ना बोल दी तो ये ना बोल देगी। दोबारा से बोलता हूं, दोनों में से किसी एक ने हाँ बोल दी तो ये हाँ बोल के भाग जाएगी, आपकी टेंशन ही खत्म है। लेकिन अगर दोनों की दोनों अटकी पड़ी हैं तो ये भी अटकी पड़ी रहेगी। अच्छा, एक ने ना कर दी है लेकिन एक अटकी पड़ी है, तो आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो ये भी अटकी रहेगी, इस उम्मीद में क्या पता ये हाँ ना भर दे। जैसे ये अटकी हुई है, इसने ना कर दिया है, तो क्या पता ये हाँ ना भर दे, इसी चक्कर इस उम्मीद में ये अटकी रहेगी। ऑप्टिमिस्टिक बात है ना, क्योंकि वही बात है, इससे जब तक आपके पास आंसर नहीं आया तो फाइनल आंसर कैसे दे, तो ये अटकी रहेगी। बिल्कुल जितना डिटेल में जाओगे ना भाई, आपको उतनी चीजें समझ में आएंगी। मैं ज्यादा बोलूंगा तो टाइम बर्बाद होगा। आप सिंपली बस बेसिक बात समझ में आ रही है कि डब्ल्यू अगर बिलोंग कर रहा होगा लैंग्वेज को तो हाँ आ रहा है, नहीं कर रहा होगा तो कई बार अटक रहे और कई बार ना कर रहे। बस चुपचाप से बोलो आर ई क्लोज होगी यूनियन में। आर ई सी की बात करो, क्लोज होगी कि नहीं होगी, वही बात फटाफट से आप ये कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना भाई, ठीक है। L1 RE, L2 RE, तो L RE है कि नहीं वो हमें पता लगाना था। L क्या था भाई? L1 यूनियन L2, तो W बिलोंग टू L1 और W बिलोंग टू L2। हमने प्रॉपर चेकिंग करके आपको समझा दी है। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे भाई, यूनियन में RE क्लोज है। अच्छा जी, व्हाट अबाउट माय REC? अब REC दिखा रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। हाँ जी, व्हाट अबाउट माय REC? लो जी, REC के बारे में बात करो। L1 REC है, L2 REC है, तो पक्की बात है हॉल्टिंग ट्यूनिंग मशीन होगी हमारे पास, ठीक है जी। हॉल्टिंग ट्यूनिंग मशीन होगी तो हम क्या कहेंगे, अब वही बात, अभी देखो मैंने शायद थोड़ा सा ना जल्दबाजी करी है, आर ई वाले में यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लेना प्लीज, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया, थोड़ा सा मैं टाइम सेव करना चाहता और कुछ नहीं, तो ये ऐसे ऐसे बनाना। अब इसको नोट डाउन करना फॉर आर ई, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन 1 या तो यस करेगी, नो में कई बार अटक भी सकती है और कई बार नो बोल भी सकती है ना, वही सब बात है और कुछ नहीं। हाँ, अब आओ फटाफट से आर ई सी नोट डाउन कर लिया। हाँ, अब आओ फटाफट से आर ई सी पे। हाँ जी, आर ई सी में क्या होगा भाई, वही बात आएगी, यस और नो दोनों आंसर आने आने। अब कॉमन सेंस की बात है भाई, यूनियन आपने किया है ना, दोनों में से किसी एक ने भी हाँ बोल दी तो यहाँ बोल के भाग जाएगी, दोनों में से अब दोनों ने ना बोल दी तो ये ना बोलेगी, सीधी सी बात है। बस यस और नो दोनों आंसर आ रहे हैं ना, हमारा काम खत्म। और वाली बात है भाई, सिंपल, मेरे ख्याल से मैं क्या बोलूं, है ना, दोनों में से किसी एक ने भी हाँ बोल दी या दोनों ने हाँ बोल दी तो ये हाँ बोलेगा, दोनों में से दोनों ने ना बोली तो ये ना बोलेगी, है ना। तो हाँ और ना दोनों आंसर आ रहे हैं, हमारा काम खत्म, आरसीबी यूनियन में क्लोज हुई। ठीक है जी। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, अगेन वेरी वेरी सिंपल, इसको कर लिया नोट डाउन। हाँ, आप देखो, अब मैं वही बात बोलूंगा, L1 RE, L2 RE, L हमारी RE है, हमें चेक करना है कि RE है या नहीं है, और ये है क्या अभी L1 इंटरसेक्शन L2। L1 इंटरसेक्शन L2 का मतलब क्या होगा, W बिलोंग टू L1 एंड W बिलोंग टू L2। RE के लिए चेक कर रहे हैं तो नो पे क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है जी। W आपने पकड़ा, दोनों पे चला होगा साथ साथ। हाँ जी, तो इसने दोनों ने, जब देखो सीधी सी बात, अब मैं क्या बोलूं आपको, अपने समझ में आ रहा होगा, दोनों ने हाँ बोली तो ये हाँ बोलेगी, ठीक है ना। अब एक ने तो हाँ बोल दी लेकिन एक अटक गई, तो आप अटके रहोगे ना इस उम्मीद में पता नहीं क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, तो आप अटके रह जाओगे, है ना। एक ने हाँ बोल दी और एक अटक गई तो आप अटके रह जाओगे, है ना। और वही बात है, अगर दोनों की दोनों अटक गई तो आप यहाँ पे अटके रह जाओगे, एंड सॉन। मेरे ख्याल से मैं क्या बोलूं, आपको समझ आ रहा है। मेन बात बस जो क्रक्स है उसको पकड़ो। अगर आपने को स्ट्रिंग W पकड़ा और आपने इस ट्यूरिंग मशीन को दिया ना, तो हमने एक ट्यूरिंग मशीन 3 तैयार करी है ना, जो कि यस के केस में यस बोल रही है। अगर हमारा W बिलोंग कर रहा होगा L1 इंटरसेक्शन L2 को तो ये यस बोल रही है, लेकिन अगर नहीं कर रहा होगा तो कई बार तो ना बोल के भागोगे और कई बार अटक जाओगे। जैसे देखो, अब दोनों ने ना बोल दी तो ठीक है जी, तो ना बोलेगी, है ना। एक ने भी ना बोल दी तो भी आप ना बोल के भागोगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी अटकी है चाहे नहीं अटकी, हमारे को कोई मतलब नहीं। एक ने ना बोल दी ना, एंड वाली सेंस है ना, तो बेसिक बात है भाई, आप अपने आप से गेस कर पा रहे हो, मैं इतना मत बोलूंगा, आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों में से किसी एक ने भी ना कर दी तो ना करके भागेगी, है ना। लेकिन अगर दोनों के दोनों अटक गए तो ये अटक जाएगी, है ना। इतना हमारे को ज्यादा घुसने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गए तो आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। आप अपने आप से एक्सप्लेनेशन बना सकते हो, टाइम वेस्ट मेरा यहाँ ज्यादा नहीं करता आप लोगों का, ठीक है जी। इंटरसेक्शन में मेन बात क्या समझ में आई भाई, RE क्लोज है। अच्छा, व्हाट अबाउट माय REC? अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इसको पहले नोट डाउन करो फटाफट। कर लिया? हाँ जी, तो लो जी, ये REC। हाँ जी, तो वही बात, यस और नो, तो दोनों यस करेंगी तो यस करेगी, दोनों में से कोई एक भी नो कर गया, मतलब दोनों में से कोई भी एक नो, मतलब या तो ये नो या फिर ये नो, या दोनों के दोनों नो कर गए, तो आप नो करके भाग जाओगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, तो ठीक है जी, REC भी क्लोज आएगी। अब आता है बात कॉम्प्लीमेंट की, ये थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, अब देखो भाई कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, हटा दूं मैं इस चीज को, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए तो हमारे को एक ही लैंग्वेज चाहिए ना,
तो हमने ले ली से एल, एल हमने लैंग्वेज ले ली, डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग टू एल, ठीक है। अच्छा जी, तो एल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था भाई, आपको याद आ रहा होगा, एल कॉम्प्लीमेंट क्या होता था भाई, डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग टू एल, ऐसे सारे डब्ल्यू पकड़ने हैं जो एल को बिलोंग नहीं कर रहे, वो होता था एल कॉम्प्लीमेंट। मैं बोलता हूं एल आ रही है, तो आपको मुझे बताना है क्या एल कॉम्प्लीमेंट आ रही होगा कि नहीं। देखो सिंपल बात मैं ऐसे बोलूंगा, एल क्योंकि आ रही है तो इसके लिए कोई ट्यूरिंग मशीन 1 एग्जिस्ट करती होगी, है ना, हमारे तो ट्यूरिंग मशीन 1 है, जिसको हम डब्ल्यू देते होंगे तो ये यस, अगर डब्ल्यू बिलोंग करता होगा लैंग्वेज को तो ये हाँ बोल के भागेगी और हॉल्ट करेगी, अगर नहीं बिलोंग करता होगा तो ना कर, कई बार तो ना करके भाग जाएगी, किसी किसी स्ट्रिंग के लिए तो ना कर देगी और किसी किसी स्ट्रिंग में लूप में अटक जाएगी, मतलब हैंग हो जाएगी, है ना। तो दोनों केसेस में आंसर तो ना ही है, हैंग में भी ना है और अगर प्रॉपर ना बोल रही है तो ना तो है ही है ना। हाँ जी, तो आप देखो अब मैं क्या कहूंगा, तो अब एल कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या कहूंगा, वही बात है, हम एक और ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, ट्यूरिंग मशीन 2, ठीक है जी। तो जो W आपने लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे W दिया इसको, तो इस W को उठा करके W आपने ट्यूरिंग मशीन 2 को दिया है, तो आपने इसी W को उठा के ट्यूरिंग मशीन 1 को दिया, ठीक है ना। तो ट्यूरिंग मशीन 1 हाँ बोल रही है और ना में अटक रही है। अब ट्यूरिंग मशीन 2 का क्या काम होगा, देखो सीधी सी बात, ध्यान से समझना, बहुत बेसिक बात है ये आपको शायद कंफ्यूजन में डालेगी, तो प्लीज फुल कंसिडरेशन से सुनना। हाँ जी, ट्यूरिंग मशीन 2 क्या करेगी भाई, देखो अगर कॉम्प्लीमेंट है ना, अगर ये W ट्यूरिंग मशीन 1 एक्सेप्ट कर रही है तो एल कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने ट्यूरिंग मशीन 2 बनाई है ना, प्लीज ध्यान से समझो, देखो आराम से बेसिक बात समझो, एल के लिए तो ट्यूरिंग मशीन 1 है, ट्यूरिंग मशीन 1 किसके लिए है भाई, लैंग्वेज एल के लिए, और ट्यूरिंग मशीन 2 किसके लिए है भाई, एल कॉम्प्लीमेंट के लिए, ये अच्छे से मैं लिख देता हूं, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन 2 है भाई एल कॉम्प्लीमेंट के लिए, ट्यूरिंग मशीन 1 एल के लिए, ट्यूरिंग मशीन 2 एल कॉम्प्लीमेंट के लिए। हाँ जी, तो हमने डब्ल्यू दिया, जब हम डब्ल्यू दिया तो डब्ल्यू पहले ट्यूरिंग मशीन 1 के पास गया, ये क्योंकि एल लैंग्वेज के लिए थी, तो डब्ल्यू अगर एल को बिलोंग कर रहा होगा तो ये हाँ बोलेगा। अच्छा, क्योंकि डब्ल्यू एल को बिलोंग कर रहा है, इसने हाँ बोला है, तो ट्यूरिंग मशीन 2 को तो ना बोलना है, बात समझ रहे कि नहीं, ठीक है जी, चलो ना आ गया। अच्छा, अब सपोज करो अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग डब्ल्यू है जो कि एल, जो लैंग्वेज एल है उसको बिलोंग नहीं कर रहा, अगर डब्ल्यू ट्यूरिंग मशीन, अगर डब्ल्यू एल को बिलोंग नहीं कर रहा तो ये शायद अटक सकती है ना, अगर ये अटक रही है तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा, और अगर डब्ल्यू एल को बिलोंग नहीं कर रहा तो पक्की बात है एल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। अब क्योंकि ये अटकी पड़ी है तो ट्यूरिंग मशीन 2 तो भाई ऑब्वियसली अटकी पड़ी, क्योंकि ये तो इसके इंतजार में बैठी है, ये आंसर करेगा तभी तो आंसर करेगा, वही बात मेन फंक्शन और ये कोई नॉर्मल फंक्शन है, तो मेन फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करा है और बैठा है वेट में, हाँ जी, पता नहीं जब आंसर आएगा तब देखेंगे। तो बेसिक सी बात क्या है भाई, ट्यूरिंग मशीन 2 जब हाँ है ना तो भी आंसर नहीं कर पा रही, और अगर हाँ का आंसर नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या बोलूंगा भाई, ये क्लोज नहीं है। बात समझ में आई, आराम आराम से दोबारा से देखो, कोई स्ट्रिंग डब्ल्यू था, वो मैं मानता हूं कि एल को बिलोंग नहीं कर रहा, थोड़ा उल्टा सोचो, ऐसे समझो कोई स्ट्रिंग डब्ल्यू है जो कि लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा, हमने वही डब्ल्यू उठा करके ट्यूरिंग मशीन 2 को दिया। अब ट्यूरिंग मशीन 2 क्या करेगी भाई, ट्यूरिंग मशीन 2 ट्यूरिंग मशीन 1 को कॉल करेगी, क्यों, क्योंकि एल हमारी आ रही थी, एल आ रही थी तो ट्यूरिंग मशीन 1 एग्जिस्ट करती होगी और उसको आपने डब्ल्यू दिया। अच्छा जी, अब डब्ल्यू जब आपने इसको दिया, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा था लैंग्वेज को, तो ये शायद अटक सकती है, अगर ये अटक गई तो हम क्या कहेंगे भाई, ट्यूरिंग मशीन 2 भी अटक गई, और ट्यूरिंग मशीन 2 ने तो यस करना था ना, क्योंकि डब्ल्यू ये देखो ये अटकी है, इसका मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं कि डब्ल्यू एल को बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर वो एल कॉम्प्लीमेंट को तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हमने जो ट्यूरिंग मशीन 2 बनाई है एल कॉम्प्लीमेंट के लिए, स्ट्रिंग के लिए, अगर स्ट्रिंग बिलोंग कर रहा है तो उसको हाँ बोलना चाहिए था ना, लेकिन ये तो हाँ नहीं बोल पा रही है, तो खुद ही अटकी पड़ी है, हाँ के केस में अटक गई है, हाँ के केस में अटक गई तो हम लोग वहीं फंस गए, हमारा काम खत्म। हम क्या कहेंगे भाई, आरी लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं होती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसे माइंड में फिट करके रखना। सिंपल बात बस इतनी याद रखना, देखो ये सब समझ में आता है तो अच्छी बात नहीं तो मारो गोली, सिंपल बात इतनी करो भाई। देखो अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज एल है, आर ई है, वो मतलब रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, हाँ तो हाँ ना तो पता नहीं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा भाई, हाँ नहीं हम लोग फंस जाएंगे, उल्टा करना है ना, यस का नो, नो का यस करना है ना, सीधे सी बात है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है भाई, यस को नो, नो को यस करो। अब जब इस ये नो कर रही है तो इसको यस करना है ना, लेकिन ये तो नो ही नहीं कर पा रही, नो नहीं कर पाई तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये यस नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब जो मैंने ट्यूरिंग मशीन 2 बनाई है एल कॉम्प्लीमेंट के लिए, जब डब्ल्यू एल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है
ट्यूरिंग मशीन 2 उस टाइम पे हाँ नहीं बोल पा रही, इसको हाँ में हाँ तो बोलना था, ये हाँ नहीं बोल पाई, बस वही हम फंस गए। तो सिंपल बात क्या कहेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट में आरई लैंग्वेजेस क्लोज नहीं होती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज बार बार समझा रहा हूं, अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। चलो ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आरईसी की। क्या अब आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा आरईसी के केस में क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, हार्ट ट्यूरिंग मशीन होगी ना, अब इसको पहले नोट डाउन करो, कर नोट डाउन। हाँ, अब मैं आरईसी की बात करूं, देखो भाई आरईसी के केस में क्या होगा, आरईसी के केस में क्या होगा, एल, ये तो वही हमारी सिंपल डेफिनेशन है। अगर ये देखो ट्यूरिंग मशीन 1 क्या करेगी भाई, हाँ तो हाँ ना तो ना, दोनों आंसर आते हैं ना मेरे पास, ठीक है। तो हमने ट्यूरिंग मशीन 2 बनाई है किसके लिए भाई, एल कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो अब मैं वही जैसे मर्जी सोच लो, पहले तो सीधा सोचो कि हमारे पास कोई डब्ल्यू है जो कि एल को बिलोंग कर रहा है, तो अगर डब्ल्यू एल को बिलोंग कर रहा है तो एल कॉम्प्लीमेंट को तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर डब्ल्यू एल को बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा भाई, ट्यूरिंग मशीन 2 ने डब्ल्यू को पकड़ा होगा और ट्यूरिंग मशीन 1 पे चला दिया होगा। ट्यूरिंग मशीन 1 ने क्या बोला होगा भाई, डब्ल्यू मेरे को बिलोंग कर रहा है, तो ट्यूरिंग मशीन 1 ने यस बुलवाया होगा। इसने यस बुलवाया होगा तो पक्की बात है ट्यूरिंग मशीन 2 क्या बोलेगी, तो उल्टा काम करेगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करवाना है तो ये नो बोल के भागेगी। बात समझ में आई? अच्छा, अब सपोज करो उल्टा सोचो कि कोई डब्ल्यू आपने ऐसा पकड़ा जो कि लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर डब्ल्यू आपने ऐसा पकड़ा जो कि एल को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ट्यूरिंग मशीन 2 ने ट्यूरिंग मशीन 1 को कॉल किया होगा, डब्ल्यू उसको सप्लाई किया होगा। जैसे डब्ल्यू सप्लाई किया होगा तो ये क्या बोलेगी भाई, नहीं मेरे को तो बिलोंग नहीं, सॉरी मेरे को तो हाँ ठीक है, मेरे को बिलोंग नहीं कर रहा। समझ में आ रहा ना, हमने डब्ल्यू ऐसा पकड़ा जो कि एल को बिलोंग नहीं कर रहा। हाँ जी, तो ट्यूरिंग मशीन 2 ने डब्ल्यू को लिया होगा, ट्यूरिंग मशीन 1 को दिया होगा, तो इसने क्या बोला होगा भाई ना, आरईसी है तो सीधी सी बात है, हाँ तो हाँ ना तो ना, सीधे चुपचाप से बोलना। मतलब हॉल्ट तो हमेशा करने का ना, क्योंकि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है इसके लिए। हाँ, जिसने ना बोल दिया। अब जैसे इसने ना बोला तो ट्यूरिंग मशीन 2 क्या करेगी, उल्टा काम करेगी, क्या बोलेगी, यस। तो हाँ तो ना, ना तो हाँ, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है जी। तो ट्यूरिंग मशीन 1 ने जब हाँ बोलना है तो उसने ना बोलना है, ट्यूरिंग मशीन 1 ने जब ना बोलना है तो उसने हाँ बोलना है। अब चुपचाप से ऐसी बात करो, हमने एक ट्यूरिंग मशीन 2 बनाई है एल कॉम्प्लीमेंट के लिए, जो कि अगर स्ट्रिंग बिलोंग करता है एल कॉम्प्लीमेंट को तो ये हाँ बोलती है, नहीं करता है तो ये ना भी बोलती है। हाँ और ना दोनों कर रही है ना, पक्की बात है हॉल्टेड मशीन है ना, तो मतलब आरईसी क्लोज निकलेगी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। प्लीज ये बात ध्यान रखना, तो आरईसी इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, पकड़ बन गई होगी कंसेप्ट पे। नहीं समझा तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस लास्ट टाइम एक बार और बोल देता हूं, पहले तो ऐसे समझो कोई डब्ल्यू एल को जो बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू अगर एल को बिलोंग करते तो पक्की बात एल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा ना। तो डब्ल्यू आपने सप्लाई किया ट्यूरिंग मशीन 2 को, ट्यूरिंग मशीन 2 ने ट्यूरिंग मशीन 1 को डब्ल्यू दे दिया, डब्ल्यू दे दिया तो इसने क्या बोला होगा भाई, यस। इसने जैसे यस बोला इसने नो बोल दिया, तो ट्यूरिंग मशीन 2 ने ना बोला है, ठीक है। अच्छा, अब वही बात है, अगर कोई ऐसा आपने डब्ल्यू पकड़ लिया जो कि एल को बिलोंग कर रहा, सॉरी नहीं कर रहा होगा, अगर कोई ऐसा कोई डब्ल्यू पकड़ा जो कि एल को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ट्यूरिंग मशीन 2 ने ना बोला होगा, सॉरी ट्यूरिंग मशीन 2 ने ट्यूरिंग मशीन 1 को कॉल कर, ट्यूरिंग मशीन 1 ने ना बोला होगा, ना बोला होगा तो हाँ बोल दिया, बस काम खत्म। मेरे ख्याल से मैं और क्या बोलूं, आपको समझ में आ रहा है? हाँ और ना दोनों आंसर आ रहे हैं, तो आरईसी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में क्लोज निकलेगी। इतना समझ में आ गया? अब देखो एक बड़ी ब्यूटीफुल और बड़ी अच्छी थ्योरम है, मैं आपको वो थ्योरम बताता हूं, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई थ्योरम क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार बोल रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चन है गेट एग्जाम में, प्लीज ध्यान रखना। मैंने आपको अच्छे से समझाया था, आरईसी का सेट छोटा है और आरईसी आरई का सेट उससे बड़ा है, मतलब एवरी आरई सी इज आरई बट एवरी आरई इज नॉट आरईसी। और इनसे पूरा बड़ा सेट कौन सा था भाई, 2 पावर सिग्मा स्टार का है ना, मतलब जितनी भी ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस हैं। और मैंने कहा था ये पिछले लेक्चर में समझाया था, ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ये सारी काउंटेबली इनफाइनाइट है। ऑब्वियसली अगर आरई का सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है तो आरईसी का भी काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब दुनिया में जितनी भी आरई बन सकते हैं ना वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, वो सारी काउंटेबल है, ठीक है। तो इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया था, मैंने बोला था ना, हर एक आरई लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए ट्यूरिंग मशीन होती है, ऐसी हर एक आरई लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए टाइप 0 ग्रामर होती है। तो क्योंकि हर एक आरई लैंग्वेज के कोर्सपोंडिंग ट्यूरिंग मशीन है, दुनिया में जितनी भी ट्यूरिंग मशीन बन सकती हैं वो भी काउंटेबल है। गेट एग्जाम में पता नहीं क्या दोस्ती है, गेट एग्जाम को इस बात से बहुत बार पूछे हैं, सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इट इज काउंटेबल। कारण मैंने भी आपको समझा दिया, आरई का सेट काउंटेबल है तो ऑब्वियसली ट्यूरिंग मशीन जो उसके 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, जितनी आरई है लैंग्वेजेस होंगी उतनी ट्यूरिंग मशीन होंगी, तो पक्की बात है ट्यूरिंग मशीन भी काउंटेबल होंगी, काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, है ना। आप समझ चुके हो, ठीक है जी। तो 2 पावर सिग्मा स्टार अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ये काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि ये काउंटेबली इनफाइनाइट तो ऑब्वियसली जो इसका काउंटेबली इनफाइनाइट का सबसेट है आरईसी वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट एंड सो ऑन। मैंने सारा आपको समझा रखा है, प्रीवियस लेक्चर मैंने समझाया था, फिर भी पता नहीं मेरे मन में है तो मैंने फटाफट से रिपीट कर दिया। हाँ जी, आप बड़ा ध्यान से समझना, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैं आपको पॉसिबिलिटी समझाता हूं। देखो एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों की दोनों आरईसी हो, दिस इज पॉसिबल, मैंने अभी आपको समझाया भाई। अगर एल हमारी आरईसी है तो एल कॉम्प्लीमेंट भी आरईसी होगा, मतलब आरईसी क्लोज निकली है ना कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में, अगर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में क्लोज निकले तो एल और एल बार
दोनों यहां हो सकती हैं। अच्छा, दो और क्या बात हो सकती है, एल अगर हमारी आर ई है तो एल कॉम्प्लीमेंट हमारी आर ई हो सकती, मतलब नॉन आर ई हो। प्लीज ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो मैं ऐसे लिखता हूं, एल वन बार, एल टू बार, एल थ्री बार ऐसे हो सकता है, और फिर L4 और L4 बार, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखनी है, तो प्लीज अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। ये सब पॉसिबिलिटी है, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, लैंग्वेज और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों REC हो, दिस इज पॉसिबल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, लैंग्वेज तो RE हो लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट नॉन RE हो। तीसरी पॉसिबिलिटी, लैंग्वेज तो नॉन RE हो लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट RE हो। चौथी पॉसिबिलिटी, लैंग्वेज भी नॉन RE हो और उसका कॉम्प्लीमेंट भी नॉन RE हो। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे पास कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं हो सकती L5 जिसका कॉम्प्लीमेंट और लैंग्वेज L5 और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों RE हो बट नॉट REC हो। दिस इज नेवर पॉसिबल। प्लीज ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बेसिक सी बात है, प्लीज ये चीज ध्यान रखना, इट इज नेवर पॉसिबल। तो अब देखो एक बड़ी ब्यूटीफुल बात मैं आपको और बताता हूं। अगर हमारे, ये देखो जैसे मैं बोलता था कि CFL नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, हमने ये बात बोली थी ना। तो इसका मतलब क्या होता था, मैं यहां से कंक्लूजन क्या निकालता था कि कोई L अगर हमारी CFL है तो L कॉम्प्लीमेंट CFL हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे ना, L कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट बी CFL, ठीक है। अब वही बात, जैसे देखो L CFL है ना, तो एवरी रेगुलर इज आल्सो CFL। तो आप रेगुलर पकड़ दो, रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रेगुलर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई ऐसी CFL हो सकती है जिसका कॉम्प्लीमेंट CFL आ जाए। सिंपल एक प्रूफ देने की कोशिश करी मैंने आपको, और कुछ नहीं करा। CFL से छोटा सेट है ना रेगुलर का, रेगुलर क्लोज है ना हमारी, यू कैन से रेगुलर क्लोज है ना कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में। तो हमने कोई रेगुलर लैंग्वेज पकड़ी तो मैं बोल सकता हूं ना कि वो CFL है, और अगर वो CFL है तो पक्की बात है उसका कॉम्प्लीमेंट CFL होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता है और रेगुलर CFL है, तो पक्की बात है हमने कोई ऐसी CFL आपको दिखा दी है जिसका कॉम्प्लीमेंट CFL आ रहा है। बात समझ आ रही है। और ऐसी बहुत सारी CFL है, मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था जिसका कॉम्प्लीमेंट CFL से बाहर चला जाता था, मतलब CSL में चला जाता था। तो मोटी मोटी बात मैं इतने कह सकता हूं कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी CFL हो सकती हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट CFL आए या ना आए, मतलब बहुत सारी होंगी जिसका कॉम्प्लीमेंट CFL आएगा और बहुत सारी ऐसी भी होंगी जिनका कॉम्प्लीमेंट CFL नहीं आएगा। सिंपल बात इतनी याद रखना, ठीक है। मतलब हमारे को डाउट रहता है, कोई आपने CFL पकड़ी तो उसका कॉम्प्लीमेंट CFL हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट अगर मैंने कोई लैंग्वेज RE पकड़ी, RE बट नॉट REC, कोई लैंग्वेज मैंने RE पकड़ी जो कि REC नहीं है, और मैंने अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो पक्की बात है वो नॉन RE निकलेगा। यही मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। मतलब ये देखो मैंने यही बोला था ना, L5 जो थी RE थी बट नॉट REC थी, और मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट बोला कि वो RE आ गया बट नॉट REC आया, मतलब L और L कॉम्प्लीमेंट दोनों RE आ गए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। L और L कॉम्प्लीमेंट दोनों RE आए बट नॉट REC आए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा अच्छे से मैं लिखता हूं, ठीक है। L एंड L कॉम्प्लीमेंट बोथ RE but not REC, this is never possible, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर L कोई हमारी लैंग्वेज RE है तो उसको कॉम्प्लीमेंट पक्की बात है नॉन RE में जाएगा ऑलवेज। तो सिंपल बात मैं कह सकता हूं कि we have a language L which is RE but not REC, what can you say about its complement, it will be never RE, ठीक है। प्लीज ये बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा बात है, मैं अभी लिख के दिखाता हूं आपको, ये समझ में आ गई मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखता हूं, थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। हटा रहा हूं मैं एक बार इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन देखो, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो मैं बोलता हूं कि L इज RE बट नॉट REC, देन L बार इज A मे बी RE या मे और मे नॉट बी RE, मे और मे नॉट बी RE। क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही कहेंगी, नॉर्मल जो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो तो यही कहता है कि क्लोज नहीं है तो इसका मतलब किसी के लिए आ जाएगा, किसी के लिए नहीं आएगा, है ना। बट यहां ऐसा केस नहीं है, ये जो थ्योरम मैंने बताई वही ये समझा रही है आपको। हाँ जी, मे और मे नॉट बी RE, बी ऑप्शन ऑलवेज RE, सी ऑप्शन नेवर RE, डी ऑप्शन नन। तो आप किस पे टिक लगाओगे, नेवर RE।
मतलब अगर कोई लैंग्वेज एल है जो कि आरी है बट नॉट आरईसी है, तो एल कॉम्प्लीमेंट विल बी नेवर आरी, वो कभी भी आरी नहीं होगा। ये थ्योरम मेरे को ये चीज समझा रही है, ठीक है। सिंपल बात है भाई, देखो अगर आपने कोई लैंग्वेज एल पकड़ी है, हाँ तो मतलब हाँ तो हाँ, ना तो हमें पता नहीं, ये बेसिक बात हमने सीखी है ना। तो अगर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट करा, उसका मतलब क्या होगा, वो हाँ भी नहीं बोल पाएगी मशीन, तो हाँ नहीं बोल पाएगी तो वही बात समझ लो कि वो नॉन आरी साइड में चली जाएगी, ठीक है। तो वो आरी नहीं रहेगी, तो इसलिए याद रखना है आपको, अगर एल आरी है बट नॉट आरईसी है तो एल कॉम्प्लीमेंट विल बी नेवर आरी, नेवर 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 आरी। आई थिंक आप समझ चुके हो मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ। एक बार और मैं अच्छे से बताता हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल थ्योरम है, मैंने अब इसकी वर्डिंग बतानी है बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पहले क्लियर करता ले जा रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। L1 और L1 बार दोनों REC हो, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी L2 RE हो, RE बट नॉट REC, ये क्या है भाई, RE बट नॉट REC, तो L2 बार बाहर जाएगा, मतलब नॉन RE साइड जाएगा। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर L हमारे पास नॉन RE है तो उसको कॉम्प्लीमेंट जब मैं कर रहा हूं तो वो RE में आ सकता है। चौथी पॉसिबिलिटी, दोनों की दोनों हमारी नॉन आरी हो, मतलब एल कोई लैंग्वेज है जो कि नॉन आरी है तो उसको कॉम्प्लीमेंट नॉन आरी हो सकता है। दीज आर द फोर पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब L5 जो हमने बोली थी कि L5 आरी है बट नॉट आरी सी है तो उसको कॉम्प्लीमेंट आरी बट नॉट आरी सी हो जाए, दिस इज नेवर पॉसिबल। इस पे कांटा लगा लेना भाई प्लीज, आपको फिर मिस्टेक ना लग जाए, ठीक है जी। L5 हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं हो सकती जो कि आरी हो बट नॉट आरी सी हो और उसको कॉम्प्लीमेंट आरी बट नॉट आरी सी आ जाए, दिस इज नेवर पॉसिबल। आई थिंक समझ चुके, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, ठीक है जी। आप देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल बात आपको बताता हूं, जो एक्चुअल थ्योरम है, ये एक्चुअल थ्योरम क्या कहती है, देखो L एंड L कॉम्प्लीमेंट, मैं लिखता हूं, इस चीज को हटा रहा हूं मैं एक बारी, आप पकड़ जाओगे वैसे। L एंड L कॉम्प्लीमेंट आर बोथ आर ई। अभी मैंने बोला कि ऐसे तो नहीं हो सकता, तो मैंने कहा ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों आरी बट नॉट आरी से, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अब मैं क्लेम क्या बोल रहा हूं, एल एंड एल आर बोथ आरी, तब आप क्या बोलोगे एल के बारे में, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट एल, एल एंड एल आर बोथ आरी, देन एल इज ए ऑप्शन, मे और मे नॉट बी आरी, ऑलवेज आरी, नेवर आरी, और डी ऑप्शन में थोड़ा और अच्छा बनाता हूं, REC। किस पे टिक लगाओगे, किस पे टिक लगाओगे बोलो, REC पे, और साथ साथ क्योंकि एवरी REC इज RE आल्सो, तो इस पे भी टिक लगेगा, दोनों पे टिक लगेगा। MSQ में बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, आ सकता है, ये चीज तो आई है, L एंड L कॉम्प्लीमेंट बोथ आर RE, देन L इज REC, प्लीज ये बात ध्यान रखना, सिंपल बात, यही तो बात कर रहे हैं हम। ये देखो L क्या है भाई, REC है, नो डाउट L REC है, तो RE भी तो है, तो अगर मैं सिंपली कहना चाह रहा हूं L और L कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों अगर RE निकले तो पक्की बात है L हमारी REC होगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि RE बट नॉट REC के केस में हम ये चीज देख बैठे हैं कि अगर L अंदर है तो L कॉम्प्लीमेंट बाहर जाएगा, अंदर नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करी है कि L और L कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों RE सेट के अंदर हैं। अगर L और L कॉम्प्लीमेंट दोनों RE सेट के अंदर हैं तो इसका मतलब क्या है भाई, वो REC रही होगी। आई थिंक आप समझ चुके हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ी ब्यूटीफुल थ्योरम है, बहुत बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ है, मुझे नहीं पता क्या दोस्ती है प्रोफेसर को इस थ्योरम से, बट ये बहुत बार पुट हुई है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। अनडिसाइडेबिलिटी के लिए बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो हमें आना चाहिए, तो आई थिंक समझ चुके हो, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, L and L कॉम्प्लीमेंट बोथ RE, देन L इज REC, और हेंस इट इज RE आल्सो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ये थ्योरम है बड़ी अच्छी है ना, L and L कॉम्प्लीमेंट बोथ RE, देन L इज REC and hence RE also, and hence RE also, ठीक है। प्लीज इसको अच्छे से समझ लो, बार बार मैंने बोला माइंड में फिट करके रख लेना अच्छे से, ठीक है। ये थ्योरम है भाई, दिस इज आवर थ्योरम, तो क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेना और थ्योरम भी नोट डाउन कर लेना। तो थ्योरम क्या है मैं लिख देता हूं अच्छे से, दिस इज थ्योरम, if L and L complement are both RE, then L is REC and hence RE also, बस ये चीज माइंड में फिट करके रखना, ठीक है अच्छे से, एंड हेंस RE आल्सो, प्लीज ये बात माइंड में रखना, नहीं तो कल को गेट एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, REC देखते ही कूदने लग जाओगे कि हाँ अच्छा REC तो सर ने बोला था, REC पे टिक लगा के आ जाओगे, लेकिन RE ऑप्शन में होगा तो आप उसको छोड़ आओगे। MSQ आ रहे हैं ना आजकल, ये प्रोफेसर बहुत गेम खेलते हैं आजकल, तो आपको आना चाहिए, REC बोल दे तो RE तो अपने आप से है, क्या टेंशन है, तो प्लीज ध्यान रखना, REC है तो RE भी है ही है, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो यही सब बातें थी जो मैंने आपके साथ पॉसिबिलिटी और सो ऑन डिस्कस किया, ठीक है जी। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इज इट पॉसिबल दैट L एंड L कॉम्प्लीमेंट बोथ आर नॉन RE, यस इट इज पॉसिबल, ये मैंने आपको दिखाया। इज इट, लिख लेना प्लीज साथ साथ, मैं दोबारा से बोल देता हूं, इज इट पॉसिबल, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, आराम से लिखना बराबर से, इज इट पॉसिबल दैट L एंड L कॉम्प्लीमेंट बोथ आर नॉन RE, यस इट इज पॉसिबल,
Is it possible that L and L complement both are RE? Yes, it is possible, and in fact इसमें थोड़ा सा और ऐड करके बोलोगे कि L and L complement both are REC and hence they are RE also, ऐसे बोलना है आपको। अच्छा, is it possible that L is RE but not REC and L complement is non-RE? Yes, it is true. Is it possible that L and L complement both are RE but not REC? It is never possible. प्लीज ये सब जो मैंने बोला है अच्छे से लिख लेना अपने आप, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कल को भूल जाओगे। बेटर है नोट्स में से लिख लेना, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम पास होगा, एंड में ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहता है, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है जी, आई थिंक आप पकड़ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, प्लीज अच्छे से माइंड में फिट कर रखना ये सारी बातें। ठीक है जी, तो अच्छे समझ में आ चुके हमें, आरई कॉम्प्लीमेंट में तो क्लोज नहीं है बट आरईसी कॉम्प्लीमेंट में क्लोज निकली है, और कारण मैंने आपको अच्छे से प्रॉपरली प्रूफ करके समझाया है, हवा में मैंने कोई बात नहीं बोली, और ये थ्योरम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट चीज देखो भाई, नेक्स्ट चीज अब हमारे पास कौन सा ऑपरेशन बचता है भाई, सेट डिफरेंस बचता है, और एक जो मैंने रिवर्सल छोड़ा था मैं उसको आप थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। रिवर्सल देखो क्या है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, तो आप बेसिक सी बात आप समझ चुके हो कि L और L कॉम्प्लीमेंट दोनों RE हैं, इसका मतलब L हमारी REC रही होगी। ठीक है, अच्छा तो आप देखो भाई रिवर्सल ऑपरेशन, रिवर्सल में मैं आपको सिंपली एक क्लेम देता हूं कि RE हमारी क्लोज निकलेगी रिवर्सल ऑपरेशन में, 1% का भी डाउट नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि RE अगर लैंग्वेज है तो उसके लिए एक ट्रांजिशन एग्जिस्ट करती होगी, हॉल्टिंग हो या नाउ मारो गोली, एक ट्रांजिशन एग्जिस्ट करती होगी। अच्छा प्लीज ये बात मत बोल देना कि RE के लिए हॉल्टिंग ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती, बकवास बात है भाई, हॉल्टिंग ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर सकती है, इनफैक्ट फिर वो एक स्पेशल RE होगी जिसको हम REC बोलेंगे। ठीक है, प्लीज ये बातें इतनी बेसिक है ना जो हर बार बच्चे को कंफ्यूज करते हो, तो प्लीज आपको कंफ्यूज नहीं, अगर आप मेरे से पढ़े हो ना तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन आना चाहिए, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपसे ज्यादा मुझे दुख होगा। प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लो, मैं बोलता हूं कि RE के लिए हॉल्टिंग ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती, क्या ये बात ठीक है? अरे महाबकवास बात है, बिल्कुल गलत है भाई। क्यों? हॉल्टिंग ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर सकती है भाई, और वो स्पेशल टाइप ऑफ RE के लिए होगा, कौन सी? REC के लिए। तो जो आपके मन में आ रहा है आपको ऐसे बोलना चाहिए था कि RE बट नॉट REC, उसके लिए हॉल्टिंग ट्रांजिशन, उसके लिए हॉल्टिंग ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ जी, ये बात एकदम ठीक है। We have a RE which is not REC, उसके लिए हॉल्टिंग ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं सिंपली बोलूं कि RE लैंग्वेज है उसके लिए हॉल्टिंग ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती, बकवास बात है ये। RE के लिए हॉल्टिंग ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर सकती है, और वो फिर स्पेशल RE बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? REC। आई थिंक आप समझ चुके हो तो मैं क्या करने कर रहा हूं। तो ठीक है जी, मेरे पास RE है तो पक्की बात है उसके लिए ट्रांजिशन एग्जिस्ट जरूर करती होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हॉल्टिंग है या नहीं उसको मारो गोली, हमारे पास एक ट्रांजिशन एग्जिस्ट होगी जो जरूर एग्जिस्ट करती होगी किसी भी RE के लिए। अच्छा, आप सिंपल बात इतनी बात करो, मैंने आपको थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है भाई, टेप होती है इनफाइनाइट लेंथ की, जिसको हमने सेल्स में डिवाइड किया होता है, हमने स्ट्रिंग इस पे स्टोर किया कर रखा होगा, है ना, और रीड राइट हेड होता है जो कि लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में चल सकता है। आप कॉमन सेंस से सोचो भाई, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हमारे पास छूट है आने जाने की। जैसे स्ट्रिंग हमने सिंपल लिखा ABCD, तो मैं स्ट्रिंग को ऐसे पढ़ रहा हूं, अगर मैंने ऐसे पढ़ लिया तो क्या गुना हो गया? थोड़ा सा इंट्यूशन से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर ABCD ऐसे चल के हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऐसे चल के भी तो एक्सेप्ट करवा सकेंगे, क्या दिक्कत है? और अगर ऐसे चलने पे शायद हैंग हो रही है, हो सकता है ऐसे चलने पे भी हैंग हो जाए, क्या टेंशन है? जैसे समझ लो, ये देखो BC ऐसे हैंग हो रहा है, BC पे हैंग हो रहा है, मतलब लेफ्ट राइट ऐसे चलता जा रहा है। B से अगर आप B पढ़ते हो तो राइट जाते हो, C पढ़ते हो तो फिर लेफ्ट आते हो, तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे चलते जा रहे हो। यही मेन कारण है हैंग करने का। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, ट्यूरिंग मशीन हैंग क्यों करती है? क्योंकि दोनों तरफ चल सकती है। ऑटोमेटा हैंग क्यों नहीं करता, फाइनाइट ऑटोमेटा? क्योंकि वो एक ही तरफ चलता है। पीडीए क्यों नहीं हॉल्ट करता, सॉरी पीडीए क्यों नहीं हैंग करता? क्योंकि वो एक तरफ चलते हैं, है ना। तो उन्होंने तो हॉल्ट करने करना है, चाहे एफए हो चाहे पीडीए हो चाहे लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा हो, उनको हैंग करना ही करना है, क्योंकि सॉरी उनको हैंग नहीं करना, उन्होंने हॉल्ट करने करना है, क्योंकि वो एक तरफ चलते हैं। ट्यूरिंग मशीन की क्या खास बात है, वो दोनों तरफ चलती है, ठीक है। और इनफैक्ट एल भी एक्चुअली दोनों तरफ चलता है, लेकिन उसमें टेप फाइनाइट लेंथ की होती है, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं कि वो होल्ड करेगा। बाद में बात करेंगे, अभी ज्यादा बात करो, सिंपल बात नहीं करो। एफए और पीडी की क्या खास बात है भाई, वो एक तरफ चलते हैं, उनमें रीड हेड होता है जो कि लेफ्ट टू राइट ही चलता रहेगा। जब हमारा स्ट्रिंग खत्म होगा तो उसमें तो होल्ड करने करना है ना, उसको हैंग करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन ट्यूरिंग मशीन हैंग कर सकती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों तरफ चलती है। तो बी से आए तो हम राइट चले गए, सी पढ़ लिया, सी जैसे पढ़ा तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट टर्न कर जाओ तो लेफ्ट टर्न कर जाओगे, तो राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, हैंग कर गया। तो जब आप ऐसे ए से चले थे तो ऐसे चले, तो बी और सी मिले तो आप हैंग कर गए। अरे जब आप डी से चलोगे ऐसे तो क्या दिक्कत है भाई, सी और बी आओगे तो फिर वही बात है, हैंग मारोगे, तो क्या टेंशन है?
तो देखिए आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बेसिक सी बात है भाई, क्योंकि हेड हमारा दोनों तरफ मूव कर सकता है, तो अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज एल है जो कि आर ई है, तो पक्की बात है एल आर भी आर ई निकलेगी। सीधी बात है भाई, एल आर ई है तो एल आर भी आर ई 100% निकलेगी। इस चीज को कोई रोक नहीं सकता। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अगर एल आर ई है तो एल आर भी आर ई होगी, रिवर्सल उसका आर ई जरूर होगा, क्योंकि हेड दोनों तरफ चल सकता है भाई। स्ट्रिंग को ऐसे पढ़ने की, ऐसे पढ़ रहे हो आप, इसकी बजाय ऐसे पढ़ना शुरू कर देना, तो क्या टेंशन है आपको? ट्यूनिंग मशीन तो हमारे पास बनी हुई है ना। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी इंट्यूशन से अपने आप से आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रॉपर प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूं, बट आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है जी, हमारी आर ई क्लोज निकलेगी रिवर्सल में। अब मेन बात आएगी आरईसी, जिसके लिए मैंने अभी तक होल्ड पे लगा रखी थी बात, ठीक है। आरईसी की क्या खास बात है, देखो आप चाहो तो ऐसे बोल सकते थे, अगर एल हमारी आरईसी है तो हमारे पास क्या बोला होगा भाई हमने, हॉल्टिंग ट्यूनिंग मशीन एग्जिस्ट करती होगी, तो एल आर भी हमारी आरईसी निकलेगी, हॉल्टिंग ट्यूनिंग मशीन एग्जिस्ट जरूर करेगी। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे भाई ठीक है भाई, ऐसे तरह से तो हैंग नहीं हुआ, तो ऐसे चलोगे तो भी तो हैंग नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। तो वही बात है, बट एक्चुअली आप सोच के चल सकते हो, जायज है ये बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा सा रफ प्रूफ है। मेरे माइंड में ना एक बड़ा ब्यूटीफुल और बड़ा अच्छा प्रूफ आ रहा है, मैं वो आपको प्रूफ देता हूं। आपको लगेगा कि प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा समझाता हूं भाई, प्रूफ ना आपके लिए टूल्स हैं। पता नहीं कौन सा टूल कब गेट एग्जाम में बैठे बैठे काम आ जाएगा, ये आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाएगा, जमीन से ऊपर उठाएगा। तो प्लीज बहुत ध्यान से समझना इस प्रूफ को, और बड़ा बेसिक सा प्रूफ है, एक अप्रोच क्लियर होगी। एटलीस्ट गेट एग्जाम में कोई नया उल्टा सीधा क्वेश्चन आया तो शायद ये अप्रोच आपको गेट एग्जाम में काम आएगी, इसलिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। प्लीज ध्यान से और आराम से पढ़ना, बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा। बट प्रूफ समझ लो, क्योंकि अप्रोच देगा आपको, एक नई अप्रोच, एक नया एंगल, एक नया नजरिया आएगा आपके सामने चीजों को देखने का, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है जी। आप बोल के भाग सकते थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से बोल रहा हूं, आरईसी लैंग्वेज है तो उसके लिए हॉल्टिंग ट्यूनिंग मशीन होगी, एल क्योंकि आरईसी है, हॉल्टिंग ट्यूनिंग मशीन एग्जिस्ट कर रही होगी, तो हमने बोला होगा ठीक है जी, लेफ्ट राइट चल रहे हैं, तो ठीक है जी, ये जो भी स्ट्रिंग था तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रहा है। मेन बात क्या है, हैंग नहीं हो रही है ना, हाँ और ना दोनों आंसर आ रहे हैं। लेकिन जब मैं ऐसे पढ़ूंगा तो भी, ऐसे चले हैं तो हैंग नहीं होता, ऐसे चलोगे तो कहां से हैंग हो जाएगा, आप सोच सकते थे ऐसा, बट वही बात है, थोड़ा प्रॉपर प्रूफ में अब आपको दिखा। देखो भी कैसे करेंगे, देखो सिंपल बात, मैं आपको सिंपल इतनी कहूंगा, अगर एल हमारे पास आर ई सी है तो एल आर आर ई सी का मुझे पता लगाने की होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एल आर मेरी आर ई जरूर होगी। इस बात को पहले तो मुझको गारंटी करवाओ। कैसे मैं गारंटी करूं? एल हमारी आर ई सी है तो एल आर हमारा आर ई होगा, इस बात की मैं कैसे गारंटी करूं? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि आर ई हमारी क्लोज है, रिवर्सल में है। अब ऐसे समझो, ये देखो, ये आर ई सी का सेट है और ये हमारा आर ई का सेट है। अब आर ई सी को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, जो भी हमारे पास आर ई लैंग्वेज होगी उसका रिवर्सल आर ई होगा, मैंने अभी आपको समझाया है। तो चाहे वो लैंग्वेज यहां एग्जिस्ट कर रही हो, चाहे वो लैंग्वेज यहां एग्जिस्ट कर रही हो, यहां पे जो लैंग्वेज है वो भी तो आर ई है, नो डाउट वो स्पेशल आ रही है जिसको हम आरईसी कह रहे हैं, बट है तो वो भी आ रही। वही बात, इंडिया और दिल्ली, और ये इंडिया, तो अगर आप दिल्ली में खड़े तो इंडिया में तो खड़े खड़े हो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो तारा मैंने बनाया है ये आरी तो है ही है। अब जब मैं इसका रिवर्सल करूंगा तो आरी तो आना ही आना है, क्योंकि आरी हमारा क्लोज है, मतलब इससे हम बाहर नहीं निकलते। आई थिंक समझ पा रहे हो ना, क्लोज का मतलब क्या, गारंटी है। अगर आपने कोई लैंग्वेज एल पकड़ी जो कि आरी है तो उसका रिवर्सल आरी जरूर होगा, गारंटी है इस बात की, है ना। बट जो क्लोज नहीं निकलता था उसमें हम कहते थे मे और मे नॉट, लेकिन हमने एक ब्यूटीफुल बात आपको समझा दी कि कॉम्प्लीमेंट के केस में आरी के केस में आरी विच इज नॉट आरईसी, उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो फिर वो क्लोज नहीं आती। इसका मतलब क्या है, हम लोग उस सेट से बाहर निकल जाते हैं, है ना। सिंपल बात बोलूं तो आरी आरईसी भी छोड़ो, बस सिंपल बात करो, आरी इज नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। दैट मींस व्हाट, कि अगर हमने कोई ऐसी आरी, कोई भी लैंग्वेज आरी पकड़ी, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो वो आरी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये तो होगी जनरल बात, है ना। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी लैंग्वेज एल पकड़ी जो कि आरी है बट नॉट आरईसी है, कोई ऐसी लैंग्वेज पकड़ी जो कि आरी है बट नॉट आरईसी है, उसका कॉम्प्लीमेंट आप करोगे तो पक्की बात है भाई वो नॉन आरी आएगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका, मैंने अभी प्रूफ दिया था, पता नहीं मेरे मन में आया तो मैंने दोबारा बोल दिया, ठीक है। सॉरी फॉर दैट अगर आपका टाइम लगा कि आपको टाइम वेस्ट हुआ, बट चीजें माइंड में फिट होनी चाहिए, बार बार मैं इसलिए बोलता रहता हूं, ठीक है जी। हाँ जी, तो एल हमारे पास क्या है भाई, आरईसी है, तो एल आर पक्की बात है आर आएगा 100%, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको। आई थिंक यहां से आपको समझ में आ चुका है, ठीक है जी। अब किसी तरीके से अगर मैंने एल आर के कॉम्प्लीमेंट को भी आर ई प्रूव कर दिया, किसी तरीके से एल आर के कॉम्प्लीमेंट को भी मैंने आर ई प्रूव कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, एल आर और एल आर का कॉम्प्लीमेंट दोनों आ रही है। मैंने भी आपको थ्योरम से समझाया था, क्या होता है भाई, अगर एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों आ रही है तो वो आर ई सी होता है। याद है कि नहीं, वो चीज मैं यहां कोशिश करूंगा करने की, है ना। तो अगर ये दोनों की दोनों, ये तो आरी है ही है,
लेकिन अगर मैं इसको आर ई प्रूव कर गया, इसको अगर मैं आर ई प्रूव कर गया, तो इन दोनों बातों से कंक्लूजन में मैं क्या बोल दूंगा कि एल आर हमारी क्या है जी, आर ई सी है। अब देखो मैं कैसे शुरुआत करूंगा, प्लीज बहुत ध्यान से समझना। देखो मैं मानता हूं कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग एक्स है, एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू, एक्स की वजह डब्ल्यू ले लो, एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू, कोई स्ट्रिंग डब्ल्यू है जो कि एल आर के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहीं से ही मैं ब्यूटीफुल बात क्या बोलूंगा, क्योंकि डब्ल्यू एल आर के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो डब्ल्यू विल नॉट बिलोंग टू एल आर। बात समझ आ गई, डब्ल्यू विल नॉट बिलोंग टू एल आर। अच्छा थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। अब क्योंकि डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग टू एल आर, तो मैं दोनों तरफ रिवर्स कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो मैं ऐसे बोलूं तो डब्ल्यू आर विल नॉट बिलोंग टू एल आर का आर। बात समझ आ गई, कॉमन सेंस की बात है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, उल्टे कर दिया हमने। एल आर का आर क्या होता है भाई, एल ओनली है ना, आपको मैंने समझा रखा है भाई। देखो ए बी सी को स्ट्रिंग है, सिंपल बात है, समझो ए बी सी है, उसका रिवर्स करोगे तो सी बी आएगा, फिर रिवर्स कर दो तो एबीसी वापस तो आएगा। तो डब्ल्यू का आर दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ओनली। ऐसी लैंग्वेज के लिए भी आप बोल सकते हो, बात है ना। हर एक स्ट्रिंग, लैंग्वेज का मतलब क्या है, बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे, हर एक स्ट्रिंग के लिए आपने ऐसा काम कर दिया। एल आर का मतलब क्या होगा, हर एक स्ट्रिंग को आपने उल्टा कर दिया। फिर उसका आर करने का मतलब क्या होगा, जो स्ट्रिंग हर एक स्ट्रिंग उल्टा किया तो उसको दोबारा उल्टा कर दो, सेम टू सेम वापस तो आ जाएगी। तो सिंपल क्या कहेंगे भाई, एल आर का आर एल होगा। हाँ जी, तो हम सिंपली क्या कहेंगे भाई, डब्ल्यू आर डज नॉट बिलोंग टू एल। तो सिंपली मैं यहां से क्या कहूंगा भाई, डब्ल्यू आर बिलोंग टू एल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डब्ल्यू आर एल को बिलोंग नहीं करा, तो पक्की बात है डब्ल्यू आर एल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, अब दोबारा से रिवर्सल कर दो। दोबारा से रिवर्सल कर दोगे तो हम क्या बोलेंगे भाई, देखो मैं नीचे बोलता हूं डब्ल्यू आर का आर बिलोंग टू एल कॉम्प्लीमेंट का रिवर्स। एक बार में देख लेते भाई, नजर आ रहा है ना, हाँ ठीक है नजर आ रहा है, समझ में आ गया। डब्ल्यू आर का आर इज इक्वल टू बिलोंग टू एल कॉम्प्लीमेंट का रिवर्स, एल कॉम्प्लीमेंट का रिवर्स। अब डब्ल्यू आर का आर क्या होता है भाई, डब्ल्यू ओनली। तो हम घुमा फिरा करके यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि डब्ल्यू बिलोंग टू एल कॉम्प्लीमेंट का रिवर्स। अब एक बात ये सोचो, मैंने बोला था कि डब्ल्यू एल आर के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि डब्ल्यू एल कॉम्प्लीमेंट के आर को बिलोंग कर रहा है। मैंने कोई भी स्ट्रिंग डब्ल्यू पकड़ा था ना, तो मैं क्या बोलूंगा, कोई भी स्ट्रिंग अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो कोई भी स्ट्रिंग इसको बिलोंग करेगा। बस मैं दोबारा से बोलता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग डब्ल्यू था जो कि एल आर के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, और वही मैंने जो बोला कि कोई भी स्ट्रिंग इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा भाई, इन दोनों में, इन दोनों के स्ट्रिंग्स एकदम बराबर हैं, इन दोनों के स्ट्रिंग्स बराबर है, तो पक्की बात है दोनों लैंग्वेज बराबर है। तो पक्की बात है मैं क्या कहूंगा भाई, कहां लिखूं, जगह कम है, इधर लिखता हूं मैं आके। हाँ जी, तो मैं क्या बोलूंगा कि एल रिवर्स का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू एल कॉम्प्लीमेंट का रिवर्स। 2 मिनट पेशेंस रखो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा ब्यूटीफुल, 2 मिनट पेशेंस रखो बस। एल आर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एल कॉम्प्लीमेंट का, ये चीज हम प्रूव कर गए। अच्छा अब एक बात आपको ये पता है कि एल हमारी क्या है भाई, आर ई सी, मैंने अभी आपको समझाया था। अगर एल आर ई सी है तो एल कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा भाई, आर ई सी, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कॉम्प्लीमेंट में आर ई सी क्लोज है। अब आर ई सी का रिवर्सल कर रहे हो, मैं भी आपको समझा के आया था, एल हमारी आर ई सी, तो उसका रिवर्सल किया था तो आर ई आया था। तो एल कॉम्प्लीमेंट का रिवर्स, ओवरऑल एल कॉम्प्लीमेंट का रिवर्स क्या आ गया भाई, आर ई। आर ई आया कि नहीं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एल आर का कॉम्प्लीमेंट भी आर ई है। अभी मैंने क्या बोला था, एल आर तो हमारा आर ई है, और एल आर का कॉम्प्लीमेंट मुझे किसी तरीके से आर ई प्रूफ करना था, मैं प्रूफ कर गया। तो इन दोनों बातों से मैं क्या कहूंगा भाई, एल आर हमारा आर ई है, एल आर का कॉम्प्लीमेंट हमारा आर ई है, तो मतलब एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों आर ई है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो जाएगी भाई, एल हमारी आर ई सी हो जाएगी। तो वही बात है, एल बोलो एल आर बोलो, एल आर मतलब क्या उसका उल्टा। थोड़ा और अच्छा बोलना तो और अच्छा बोल दो, मेरे को कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको ऐसे बोलना है, एल आर हमारा आर ई था, एल आर क्या कोई लैंग्वेज है ना, एल आर हमारा आर ई था, तो एल आर का कॉम्प्लीमेंट भी मैंने आर ई बोल दिया, तो पक्की बात है भाई एल आर और एल आर का कॉम्प्लीमेंट दोनों आर ई हैं, तो एल आर हमारी आर ई सी रही होगी, हमारा काम खत्म। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में, सॉरी रिवर्सल ऑपरेशन में रिकर्सिव लैंग्वेज क्लोज आएंगे। ये बड़ा ब्यूटीफुल प्रूफ था। ये चीजें ना, मैं अभी तो आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या है, अजीब एंड सॉन, लेकिन जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना डिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी में, वहां पे बहुत काम आएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप जो छोटे छोटे प्रूफ होते हैं ना, ये पता नहीं कहां पे कब काम आ जाएगा और कब आपकी हेल्प कर जाएगा, आपको नहीं पता। मैं आपको बहुत क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं ना कि ट्यूरिंग मशीन है, हाँ 1000 स्टेप में हॉल्ट करेगी या नहीं करेगी, बताओ ये प्रॉब्लम डिसाइडेबल है या नहीं है। बहुत क्वेश्चन है, बहुत हैं। मैं जब कराऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रूफ अच्छे से मैनिफेस्ट करके रखना। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका डिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी का। जो भी बच्चा कंफ्यूज होता है ना, जिसको दिक्कत लगता है डिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी में, ये चीजें अच्छे से कर लो, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चंस करने में। मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। चलो ठीक है, और मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है ये सब चीजें कहाँ पे क्या चीज फिट होएगी, मैं आपको आगे समझाऊंगा। बार बार समझाता भाई
इंटरव्यू इसका स्टीव जॉब्स का, लिंकिंग डॉट्स बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड लिंकिंग डिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी में काम आएगी, इसके अच्छे से करना, ठीक है। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, अब दो ऑपरेशन बचे हमारे, सेट डिफरेंस और यूनियन विद रेगुलर, इंटरसेक्शन विद रेगुलर, तीन ऑपरेशन बचे, मैं फटाफट दिखाता हूं, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ जी, बस अब ज्यादा आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी, अब हम फटाफट से काम करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सेट डिफरेंस में तो आप एक झटके में आंसर कर जाओगे, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सेट डिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखो भाई, L1 माइनस L2 का मतलब क्या होता है, L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट। अब आरई की बात करो, आरई आपको पता है भाई, देखो कॉम्प्लीमेंट में तो क्लोज होती नहीं है, तो पक्की बात है भाई, मैंने आपको समझाया था ना, देखो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में जो लैंग्वेज दोनों में क्लोज होगी वही सेट डिफरेंस में क्लोज आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो आरई देखो इंटरसेक्शन में तो है बट कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो पक्की बात है सेट डिफरेंस में क्लोज नहीं आएगी। आरईसी दोनों में क्लोज आई है, तो पक्की बात है सेट डिफरेंस में भी क्लोज आएगी। मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हो। प्लीज मैं जस्ट में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने वहां सारा चीज समझा रखा है ना, ठीक है, मैंने ज्यादा नहीं बोल रहा, वही बात है, टाइम वेस्ट होगा, सारा रिपीट मारूंगा, वो सब चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। याद है ना आपको, मैंने वो बोला था यूनियन और कॉम्प्लीमेंट में जो क्लोज होगा वो इंटरसेक्शन में क्लोज आएगा, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में जो क्लोज होगा वो यूनियन में क्लोज आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ से ही सब मैंने प्रूव किया था, और साथ साथ समझाया था इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में जो दोनों में क्लोज होगा वो सेट डिफरेंस में क्लोज आएगा, है ना। आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैं सब पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में दोनों में क्लोज नहीं है ना आ रही, तो पक्की बात है फिर सेट डिफरेंस में क्लोज नहीं आएगी। ये दोनों में क्लोज आ गई है ना, आरईसी इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट दोनों में क्लोज आ गया ना, तो आरईसी सेट डिफरेंस में भी क्लोज आएगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, नहीं आ रहा तो ये देखो, मैं आरईसी के लिए बोल देता हूं फटाफट से, देखो आरईसी के लिए बोल देता हूं, L1 और L2 दोनों आरईसी हैं, तो L2 आरईसी है तो L कॉम्प्लीमेंट में क्या रही होगी भाई, आरईसी। L1 हमें पता है आरईसी है, तो आरईसी इंटरसेक्शन आरईसी आपको पता है आरईसी आएगी, है ना, क्योंकि आरईसी इंटरसेक्शन में क्लोज है, बस हमारा काम खत्म। और आरई आप प्लीज अपने चेक कर सकते नहीं आएगी। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन विद रेगुलर, इसमें हमें रियली प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली याद रख सकते हैं, मैंने आपको हमेशा समझाया था यूनियन विद रेगुलर, इंटरसेक्शन विद रेगुलर, सारी लैंग्वेज क्लोज होती हैं, और सेट डिफरेंस में भी क्लोज होती थी, है ना, मतलब रेगुलर, जैसे देखो L माइनस रेगुलर, ठीक है, L माइनस रेगुलर, L इज आरई, तो ये क्लोज आएगी, आरईसी ये भी क्लोज आएगी, बट रेगुलर माइनस L, रेगुलर माइनस L जब मैं बोलूंगा, L कॉम्प्लीमेंट आरई का, आरईसी आरई का, आरई क्लोज नहीं है ना कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में, तो यहाँ पे ये क्लोज नहीं आने, बट ये क्लोज आएगी, प्लीज ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो L माइनस, प्लीज ध्यान रखना कौन कहां पे क्या है, कौन सा राइट में कौन सा लेफ्ट में, प्लीज ध्यान रखना। L माइनस रेगुलर कौन समझ पा रहे हैं, देखो L माइनस रेगुलर का मतलब क्या होगा, L इंटरसेक्शन रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट, रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, रेगुलर, तो L इंटरसेक्शन रेगुलर, इंटरसेक्शन में मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूं कि रेगुलर इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन विद रेगुलर ऑल लैंग्वेजेस आर क्लोज, तो ठीक है जी, हमारा इंटरसेक्शन ऑल, इंटरसेक्शन विद रेगुलर ऑल लैंग्वेजेस आर क्लोज, तो ठीक है जी, हमारी बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो L माइनस रेगुलर में दोनों की दोनों क्लोज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेगुलर माइनस L में हम फंस जाएंगे, है ना, क्योंकि रेगुलर माइनस L करने का मतलब क्या होगा, रेगुलर इंटरसेक्शन L का कॉम्प्लीमेंट। अब जो हमारी आरई लैंग्वेजेस हैं वो कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं आई, तो वहीं फंस गए, तो बात समझ चुके होंगे आप लोग, आरई रेगुलर माइनस L, आरई क्लोज नहीं आएगी बट आरईसी क्लोज आ जाएगी। ये गलती गेट एग्जाम में हो सकती है आपसे, ये रेयर पॉइंट है, काफी टीचर्स नहीं बताते हैं, बट मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। सेट डिफरेंस वाली बात बोल के भाग जाएंगे कि सेट डिफरेंस में क्लोज है दोनों, है ना, सेट डिफरेंस विद रेगुलर क्लोज है दोनों की दोनों, हाँ बात ठीक है, मैं मानता हूं क्लोज है, लेकिन किस में है वो ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि सेट डिफरेंस a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, तो आपको ध्यान रखना है, ये रेयर पॉइंट है। L माइनस रेगुलर करोगे तो दोनों की दोनों क्लोज आएंगी, लेकिन रेगुलर माइनस L करोगे तो आरई क्लोज नहीं आएगी बट आरईसी क्लोज आएगी। आई थिंक आप समझ चुके हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारी सारी क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको समरी देता हूं जो अब तक हमने पढ़ा है, मतलब जितने भी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक तरीका तो मैं पूरी बड़ी टेबल बनाऊं, तो टेबल देखते आपको बुखार चढ़ जाएगा, भाई इतनी बड़ी टेबल है कहां से याद करें, एंड सो ऑन मारो, क्योंकि देखो ऐसे समझो, टोटल 10 है ना हमारे पास, ये देखो 10 ऑपरेशंस हैं, 9 और ये 10 ऑपरेशंस हैं, और हमने कौन कौन सी लैंग्वेज देखी है, रेगुलर, CFL, CSL, आरई और आरईसी, पांच लैंग्वेजेस देखी है हमने अलग अलग टाइप की, और 10 ऑपरेशंस हैं, तो 10 इंटू 5 50 कॉलम की टेबल, कहां मतलब 50 सेल्स की टेबल आप कहां से याद करोगे, भूल जाओगे, दिक्कत आएगी। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसलिए मैं टेबल बनाने रहा, इतनी बड़ी टेबल बनाऊंगा तो आपको देखते टेंशन आएगी। सिंपल बात याद करो, जो मेन क्रक्स है वो पकड़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर टीओसी में बहुत सारी टेबल्स हैं, पता नहीं याद नहीं होती, एंड सो ऑन। अरे क्यों याद करते हो उनको, जो मेन क्रक्स है आप उसको पकड़ो ना। क्रक्स क्या है देखो, मैं आपको सिंपल ऐसे बोलता हूँ, समरी में मैं इतना बोलूंगा तो आपको एक झटके में याद हो जाएगा। देखो चुपचाप से ऐसे बोलो, पहली बात करो रेगुलर की, रेगुलर, उसके बाद बात करो CSL, और फिर बात करो REC। ये तीनों लैंग्वेज में आपको कुछ नहीं याद करना, बस इतना बोलना है, क्लोज्ड इन ऑल ऑपरेशंस, क्लोज्ड इन ऑल
10 ऑपरेशंस। ठीक है, इतनी बात बोलो, काम खत्म। लो जी, 10 इंटू 3 30 सेल्स तो आपको सीधे याद होंगे, कोई टेंशन ही बात नहीं। आंख बंद करके बोलना, रेगुलर आए, CSL आए या REC आए, इनमें से हर एक ऑपरेशन में वो क्लोज निकलेगी। अच्छा जी, अब बात उठती है जी CFL की। CFL के लिए मैंने आपको समझाया था, देखो कहां का क्लोज नहीं आई थी। एक तो रफली लिख देता हूं, ठीक है, इंटरसेक्शन, दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, और तीसरा हमारा सेट डिफरेंस ऑपरेशन। इन तीनों में CFL क्लोज नहीं थी, और साथ साथ रेगुलर माइनस एल ना, हाँ, रेगुलर माइनस एल, इन 4 ऑपरेशन में ये क्लोज नहीं आई है, 4 ऑपरेशन में क्लोज नहीं आई है। बाकी जो 6 ऑपरेशन बच गए हैं उसमें क्लोज आई है, बस सिंपल। अच्छा, अब बचती है RE। RE के केस में कहां नहीं आई, देखो एक तो कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं आई है, और दूसरा सेट डिफरेंस में नहीं आई है, और तीसरा रेगुलर माइनस एल। इस 3 ऑपरेशन में ये क्लोज नहीं आई है, ठीक है। बाकी जो 7 ऑपरेशंस बचे हैं उसमें क्लोज आई है। लो जी, ये है जी समरी। अब आपको लगेगा कि सर आपने 4-5 घंटे लगाए हैं लगभग, है ना, इतने सारे वीडियोस मैंने बनाए क्लोजर प्रॉपर्टी पे। रेगुलर का अलग वीडियो बनाया था 1 घंटे का, फिर CFL और CSL का 1 घंटे का अलग वीडियो बनाया था, फिर RE और REC की इंट्रोडक्शन दी, 1 घंटा आपने वहां स्पेंड किया, और अब लगभग 1 घंटे से ऊपर आपने यहाँ लगा दिया, तो 4-4.5 घंटे आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई है। यही लाइनें बोल के भाग जाते ना, 5 मिनट में काम खत्म हो जाता, लेकिन फिर आपको चीजें समझ ना आती भाई, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ये बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इतना टाइम मैंने क्यों लगाया है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कराने, क्योंकि भाई अभी मैंने आपको क्वेश्चन तो कराए नहीं क्लोजर प्रॉपर्टी पे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, गेट एग्जाम में बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं, बड़े अलग अलग स्टाइल के आते हैं। जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, वहां पे आपको समझ में आएगा कि हाँ जी मैंने 4.5 घंटे क्यों लगाए हैं, ठीक है। नहीं तो मैं ये 5 मिनट भी नहीं लगने थे, ये बातें बोल के भाग जाता, क्या टेंशन थी, क्लोजर प्रॉपर्टी के टॉपिक खत्म, उसके बाद सीधे 2-4 क्वेश्चन रहता, काम खत्म हो जाता। मैं भाग सकता था ऐसे, लेकिन मैं नहीं भागा, ठीक है, क्योंकि मैं ईमानदार हूं, मैं आप लोगों के लिए बहुत ईमानदार रहता हूं, क्योंकि जो जो पॉइंट्स आते हैं, जो जो चीजें आते हैं, मैं स्किप कुछ नहीं करता। स्किप करना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, मैं एक एक बात आपको क्लियर करता हूं, तो फिर मेरे को क्लियर करने में टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है। तो मान के चलना, मेरे वीडियोस तो लंबे होते हैं, टाइम तो लगता है, ठीक है। तो थिंक आपको समझ आ चुका है, फटाफट से बोल रहा हूं दोबारा से। रेगुलर, CSL और REC सारे के सारे इन 10 के 10 ऑपरेशन में क्लोज है, 1% भी टेंशन नहीं। CFL इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंस मतलब, और R-L इसमें क्लोज नहीं है, मतलब रेगुलर माइनस एल, L माइनस R में क्लोज आई है, लेकिन R-L में क्लोज नहीं आई है। तो 4 ऑपरेशन में CFL क्लोज नहीं आई, बाकी 6 ऑपरेशन में क्लोज आई है। RE के भी यही कहानी, देखो मैं और छोटा कर देता हूं, RE में भी यही है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं आई है, सेट डिफरेंस में नहीं आई है, और R-L में नहीं आई है। बस खास बात यह है कि RE हमारा इंटरसेक्शन में क्लोज आ गया, बट CFL इंटरसेक्शन में भी क्लोज नहीं है। तो लो भाई, सारे ऑपरेशन भी सेम है, इसके ऊपर मैं अब क्या बोलूं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और ज्यादातर यही ऑपरेशन आते हैं कि CFL इज नॉट क्लोज अंडर बट इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंस और R-L। प्लीज ध्यान रखना, 4 में ये क्लोज नहीं है, और RE इंटरसेक्शन में क्लोज है। कारण मैंने आपको समझाया था, प्लीज याद करो, वो दो मशीन मैंने बनाई थी, मशीन 1, मशीन 2, मैंने बोला था W आपने दिया, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट हो गया, यस बोल दिया, दोनों में से किसी ने भी नहीं किया, मतलब दोनों में से कोई एक अटक गया तो हम अटक गए थे, याद है ना आपको, बिल्कुल वही सब चीजें मैंने आप बता रखे, प्रूफ भी साथ साथ दिए, तो आपको टेंशन 1% की भी नहीं आएगी, ठीक है जी। तो मेन बात क्या याद रखना है भाई, RE इंटरसेक्शन में तो क्लोज आई है, बाकी में नहीं आई, मतलब बाकी 3 में नहीं आई। तो ये 3 ऑपरेशन CFL और ये 3 ऑपरेशन RE एकदम सेम है, बस CFL इंटरसेक्शन में क्लोज नहीं आई थी, बट RE इंटरसेक्शन में क्लोज आई, बस इतना याद करो, आपका काम खत्म। मेरे ख्याल से और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम बातें करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े ब्यूटीफुल और बड़े अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, उससे फिर आपके क्लोजर प्रॉपर्टी के जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।